बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम, गुड मॉर्निंग और वेलकम करेंगे आपको इस शो में जिसका नाम है सुबह से आगे। इस उम्मीद और दुआ के साथ कि आप बिल्कुल खैरियत से होंगे, अपनी सुबह का आगाज कर चुके होंगे। मेरा नाम अना महमद है। मेरा नाम आयशा यूसुफ है। मेरी भी यही उम्मीद है कि आप बिल्कुल ठीक ठाक हैं। आज का वर्ड जो मैंने सोचा कि आपके साथ शेयर करना चाहिए, वैसे तो कहते हैं कि ये जेनजी टर्म है, लेकिन उसको देखकर मुझे एक मिलेनियल टर्म या मिलेनियल्स ने उसको जिस तरह से टर्न किया है ना अपनी तरफ, वो याद आ गई। जब मैं आपसे कहूँ एसएप, तो इसका मतलब आप क्या लेती हैं? As soon as possible। हाँ, देखें सब ये समझते हैं कि इसका मतलब यही होता है और होता भी यही है, लेकिन अच्छा। इसको हमने टर्न किया है और उसको बनाया है एज स्लो एज पॉसिबल। जिंदगी गुजारनी है तो उसके लिए भाई इतनी जल्दी किस बात की है? भाग भाग के आपको कहाँ पर जाना है? इतनी जल्दी आप बच्चे को स्कूल में क्यों 3 से 4 साल की उम्र में, जब उसकी खेलने की उम्र होती है, क्यों आप उसको इतनी जल्दी डलवा देते हैं? आप कह रहे हैं कि स्लो डाउन हो जाए, थोड़ा सा तहम्मुल के साथ। वो मीर ने इसको इस तरह से कहा, ले सांस भी आहिस्ता के नाजुक है बहुत काम, आफाक की इस कारगए शीशागरी का। तो जहां पर मौका मिले आपको थोड़ा सा ठहरना है, थमना है। और ये अक्सर हम बात करते हैं, सम टाइम इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि आप ठहर कर आगे बढ़े ताकि आप देख सकें कि दुनिया में इर्द गिर्द आपकी क्या है और उसके मुताबिक अपने तखय्युल को भी खूबसूरत कर सकें। वो कहते हैं जल्दी के काम वैसे भी शैतान के होते हैं, जल्दबाजियों में आपसे वैसे भी उल्टे कोई। आप एग्री करती है मेरे से? मैं एग्री करती हूं, सारे मेरे ख्याल से सबको एग्री करना चाहिए। फाइनली चलें जी, अपनी पहली स्टोरी की तरफ चले जाते हैं जो कि खेल के मैदान से है और पाकिस्तानी खिलाड़ियों से। जब आपको पता ना कि भारतीय खिलाड़ियों ने हाथ नहीं मिलाया और ये ड्रामा क्रिएट किया, अब उस ड्रामे पर ऑस्ट्रेलियन जो खिलाड़ी है वो मजाक बना। मैं चाहती हूँ कि जिस तरह से उन्होंने एंजॉय किया ना, आप भी एंजॉय करें, ये बताते हुए खबर। हाँ, मैं एंजॉय कर मैं तो किट लगाने की कोशिश कर रही हूं। लेट मी सी अनम किस तरह से एंजॉय करी, बताएंगे। बहरहाल ये ऑस्ट्रेलियन जो खिलाड़ी हैं वो भारतीय टीम का मजाक उड़ा रहे हैं और सही उनको जो है ना, आपको वो वीडियो दिखाएंगे भी, पहले बता देते हैं कि वो क्या कह रहे हैं। खिलाड़ियों की दिलचस्प वीडियो वायरल हुई है और एशिया कप में भारतीय टीम की जानिब से पाकिस्तानी खिलाड़ियों से हाथ ना मिलाने पर ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ी और सपोर्ट स्टाफ ने भारतीय क्रिकेटर का किस तरह से मजाक बनाया, पहले आपको दिखा देते हैं। I know they're not huge fans of the traditional greeting, so we can throw them off before we've even bowled a ball. That's perfect. We've been working on this one. I've been working on this one. Healing hands, don't we, Kingy? Absolutely. We're thinking the popcorn. Get some salt on it. What about the shooter? Shooter. Now this is embarrassing. जॉश हेजलवुड हैं, ग्लेन मैक्सवेल है, मिचेल मार्श है और ये सब जो हैं, आपको पता है कि क्योंकि भारतीय खिलाड़ियों ने पाकिस्तानी खिलाड़ियों से हाथ नहीं मिलाया था, तो उन्होंने कहा कि क्योंकि इंडियन क्रिकेट टीम जो है वो अब आने लगी है, ऑस्ट्रेलिया अगली उनकी सीरीज होने वाली है, तो वो हाथ तो मिलाते नहीं, तो हम उनको वेलकम किस तरह से करेंगे? फिर स्ट्रैटेजी की भी बात करें, कोई कह रहा है कि हम ऐसे बात करेंगे उनका वेलकम करेंगे अजीबोगरीब अंदाज में। शूटिंग के स्टाइल से भी वो उन्होंने जैसे करके बना के बताया ना, वो भी एक अच्छा एग्जैक्टली। बट लेकिन ये वो मजाक है जो उन्होंने अपना खुद बनवाया, हम सिर्फ यही कह सकते हैं। और इस वक्त हमें कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, दुनिया देख रही है कि उनका रवैया जो है वो किस तरह से रहा था। आगे बढ़ जाते हैं और बहुत ही इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग स्टोरी आपके साथ शेयर करते हैं सऊदी अहद से मुतालिक, जो कि वज़ीर आज़म भी है सऊदी अरब के, शहज़ादा मोहम्मद बिन सलमान। उन्होंने मक्का मुकरमा में किंग सलमान गेट मंसूबे का ऐलान कर दिया है। ये कसीरुल मकासद मंसूबा मस्जिद हराम के करीब 12 मिलियन मुरब्बा मीटर के रकबे पर मुश्तमिल होगा और इसका मकसद जो है मक्का मुकरमा खुसूसी मरकज़ी इलाके की बुनियादी ढांचे की तरक्की में मयारी तब्दीली लाना है। बिल्कुल ऐसा ही है और ये फुटेज जो आप देख भी सकते हैं, ये है फ्यूचर का मंसूबा और इसे सोशल डेवलपमेंट का एक आलमी नमूना बनाया जा सकेगा। उम्मीद अब ये जाहिर की जा रही है कि ये मंसूबा मुल्की तरक्की, ज़ायरीन की आमदोरफ्त में सहूलत और फिर हरमैन के लिए आला मयार की खिदमात फराहम करने की कौमी कोशिशों को तक़वियत देगा। आपको बताना कि हरम के इर्द गिर्द वैसे ही हरम को भी काफ़ी एक्सपैंड, काफ़ी हद तक कर दिया गया है। अभी भी उस पर ऑन एंड ऑफ काम जो है वो जारी होता है और सऊदी अरब का जो विजन है ना 2030 का, मेरे ख्याल से ये उसी का हिस्सा है। जब मेरा जाना हुआ सऊदी अरब में, जद्दा की जो मैंने सिचुएशन देखी, बहुत जो पुरानी बिल्डिंग्स हैं वो उन्होंने सारी गिराई हुई हैं। ऑलमोस्ट नया शहर वो बनाने जा रहे हैं और यही तरक्की वो बाकी शहरों को भी। रीज़न फॉर दैट ये लोग चाहते हैं, गल्फ के स्पेशली जितने भी ममालिक हैं, उनका ये मकसद है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा टूरिस्ट जो है ना उनको मदऊ करें और उनको अट्रैक्ट करें और टूरिज्म की तरक्की के लिए वो बहुत ज़्यादा काम करें। इसीलिए ये फ्यूचरिस्टिक मक्का मुकरमा जो है ना, उसकी एक वीडियो उन्होंने के लिए भी होगा ना, क्योंकि हरम के इर्द-गिर्द है। डेफिनेटली। तो इसको देखकर दुनिया जो है ना वो बहुत ज़्यादा आएगी भी, खूबसूरत भी लग रहा है बहुत ज़्यादा। अल्लाह करे जल्द से जल्द मुकम्मल भी हो। 2030 का विजन है, 2040 का विजन है एंड देन 2050 का विजन भी है। लेट्स सी क्या क्या तब्दीलियाँ आती हैं, स्पेशली सऊदी अरब के अंदर। वी आर वेरी एक्साइटेड। अच्छा जी, आगे बढ़ जाते हैं और आगे बढ़कर आपको बताते हैं कि इस वक्त पाकिस्तान और
और अफगानिस्तान की जो सिचुएशन है उसके बारे में आपको अपडेट, क्या क्या डेवलपमेंट हुई है। पाकिस्तान ने करारा जवाब दिया है। अफगान तालिबान जो है वो घुटने टेकने पर मजबूर हो गए हैं और जो अफगान तालिबान रजीम है उन्होंने दरख्वास्त किया है कि पाकिस्तान आर्जी सीज़ फायर कर दे और पाकिस्तान ने सीज़ फायर 48 आवर्स के लिए कर। बिल्कुल ऐसे ये तर्जुमान वजारत खारजा ये बता रहे हैं कि सीज़ फायर जुमे की शाम 6 बजे तक किया गया है और फैसला यानी 48 घंटे के लिए ये सीज़ फायर काबिल अमल होगा और फैसला पाकिस्तान और अफगान तालिबान रजीम की बाहमी रजामंदी से किया गया है। अब जो पाकिस्तान और अफगान तालिबान के जो नुमाइंदे हैं तामीरी मुकालमे के जरिए सरहदी कशीदगी के पायदार हल के लिए कोशिशें करेंगे और पाक फौज ने कंधार, काबुल में अफगान तालिबान और खारजियों के हम ठिकाने तबाह कर दिए। अफगानिस्तान के ये 2 शहर हैं जहां पर ये कार्रवाई की गई है। सिक्योरिटी जरा इस बारे में ये बता रहे हैं कि पाक फौज ने कंधार में तालिबान बटालियन हेडक्वार्टर्स, बॉर्डर ब्रिगेड और काबुल में फितना अल हिंदुस्तान के मरकज को निशाना बनाया है। अब ये जो फितना अल हिंदुस्तान है ना, इनके सोशल मीडिया पेजेस हैं वो वही चीज़ें ट्रेंड करवा रहे हैं अफगान पेजेस के नाम से और पीछे उनके आपको पता है कि पीछे इंडियन लोग जो वो होते हैं। अब वो बदल तो नहीं जाते, वो ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान ने दरखास्त की है जी सीज फायर करा दें। दुनिया को पता है कौन दरख्वास्त करता है और किसके कहने पर जो है ना जंगें फिर खत्म होती है। मई जून में हमने देख भी लिया था। खैर, हमारे साथ इस वक्त मौजूद है मारूफ डिफेंस एक्सपर्ट हैं ब्रिगेडियर रिटायर्ड मसूद अहमद खान साहब। उनकी तरफ चलते हैं और उनसे जानते हैं कि वो सिचुएशन को कैसे देख रहे हैं। ब्रिगेडियर साहब अस्सलाम वालेकुम एंड गुड मॉर्निंग मैं कहूँगी आपको और वेलकम भी करूँगी शो के अंदर। सबसे पहले योर टेक राइट नाउ जो सिचुएशन है, पाकिस्तान जो कार्रवाइयाँ कर रहा है, ज़रूरी था? बहुत ज़रूरी था जी, एक सबक सिखाना ज़रूरी था। जो मैं तो कहता हूँ कि जब हमने 4 दिन में if we can shatter the so-called pride of India, तो अफगानिस्तान stands nowhere। और अभी चीखों की आवाज़ें जिस तरह आ रही है काबुल से, देखें द पॉलिटिकल कैपिटल एंड कंदहार द रिलीजियस कैलिफेट जिसे कहते हैं, वहाँ से हमें आवाज़ें आ रही हैं जिस तरीके से वहाँ स्ट्राइक्स हुए हैं। सो पाकिस्तान हैज़ शोन द कैपेबिलिटी, हम क्या कर सकते हैं। जो हमने इंडिया के साथ किया है उससे एक झलक इधर दिखाई है एंड सेकेंड रिजॉल्व दिखाया है दी पाकिस्तानी नेशन का एंड दी आर्म फोर्सेस ऑफ पाकिस्तान की हम अपनी सोवरेनिटी पे कोई कंप्रोमाइज करने को तैयार नहीं है। दैट्स वाई देखे कि हम कुछ उनकी 21 पोस्टें हमने ली हुई हैं, लेकिन हमारा मकसद अल्टीमेटली कोई कैप्चर करना नहीं है, ना कि हम अफगानिस्तान के पॉपुलेशन पे जा रहे हैं। हमारे जो स्पेसिफिक है और जो क्लियर कट जो टारगेट्स हैं वो दहशतगर्दों के लॉन्चिंग पैड्स हैं, इनके ट्रेनिंग एरियाज हैं और इनके हाइड आउट्स हैं। सो मैसेज हमने दिया लाउड एंड क्लियर को, चीज क्लैरिटी के साथ दी है। वी हैव मेड अवर रूल्स ऑफ एंगेजमेंट वेरी क्लियर कि हम अभी कोई कंप्रोमाइज नहीं करेंगे। सो वी हैव एस्टेब्लिश ए न्यू नॉर्मल जिसे हम कह सकते हैं अफगानिस्तान के साथ कि दैट इज अगर पाकिस्तान के अंदर कोई दहशतगर्दी होती, कोई वायलेशन होती है और उसका लिंक एस्टेब्लिश होता है विद अफगानिस्तान, पाकिस्तान फिर सोचेगा नहीं वी विल गो फॉर स्ट्राइक्स इनसाइड अफगानिस्तान। सो दैट इज हैज बीन कन्वेड टू देम लाउड एंड क्लियर। अभी जो सीज फायर हुआ है डेलिकेट है, फ्रेजाइल है, क्योंकि इसमें कुछ इनकी रिक्वेस्ट थी, क्योंकि इन पे प्रेशर आ गया था। बैठे बैठे वैसे ये अफगान तालिबान जो हैं इनको क्या सूझी कि उन्होंने ये शरारत कर दी और पाकिस्तान के साथ इस तरह से ये एस्केलेशन की तरफ मामला चला गया। व्हाट डू यू थिंक, क्या रीज़न हो सकती है इसके पीछे? ये तो हमें कुछ हद तक इल्म है कि ये भारत की प्रॉक्सी बनकर जो है ना कोशिश कर रहे हैं और भारत खुद भी कहता है हमारा ऑपरेशन सिंदूर अभी तक जारी है। आई डोंट नो क्या हासिल करना चाहते हैं वो। आपको क्या लगता है बैठे बैठे इसके अलावा और क्या रीज़न हो सकता है? देखिए जी, एक तो एक लॉन्ग हिस्ट्री है और इसमें कि जिसमें हमने बिट्रेयल देखा है, प्रोमिसेस मेड एंड ब्रोकन अफगानिस्तान से। वो आपको कभी ट्रस्ट नहीं करते हैं, दे हेट पाकिस्तान। अनफॉर्चुनेटली दे हेट पाकिस्तान आर्मी सो कॉल्ड वो कायम करते हैं पंजाबी आर्मी। हमने बड़े अरसे तक उनको पाला है, उनकी नस्लों को यहाँ पर पाला है, उसके बावजूद भी ये सिला है। नहीं देखें, दैट्स वाई हम कहते हैं अनग्रेटफुल है, एहसान फरामोश लोग हैं। उनके लिए जंगें हमने लड़ी हैं। सोवियत यूनियन को आपके ख्याल में उनके बस की बात नहीं थी। इट वाज पाकिस्तान, इट वाज इंटर सर्विसेज इंटेलिजेंस जिसकी मदद से उन्होंने वहाँ पे उनको शिकस्त हुई। अमेरिकन यहाँ पे थे, मिडिल ईस्ट के सपोर्ट यहाँ पे शामिल थी। सो खुद तो नहीं लड़े। जो वो मिथ है ना कि जी हमने उनको शिकस्त दी है। अफगानिस्तान पे देखे पर्शियंस ने रूल किया है, अफगानिस्तान पे सीथियंस ने रूल किया है, मंगोल्स ने रूल किया है, तैमूर ने रूल किया है, अशोका ने रूल किया है, चंद्रगुप्त मौर्य ने रूल किया है, सफावी डायनेस्टी थी उन्होंने रूल किया है। तो बहुत सारे सिखों ने रूल किया है। तो फिर तो वो ये इट वाज ओनली इन 18th सेंचुरी जब अहमद शाह अब्दाली ने
अफगानिस्तान की आइडेंटिटी बनाई और एक उन्होंने एक मुमलिकत की शेप दिया, तो उससे पहले तो ब्रिगेडियर साहब, जो आपने हिस्ट्री भी थोड़ी सी बताई ना कि कौन कौन से ममालिक ने और किन रियासतों ने इन पर रूल किया है। एक तो हिस्ट्री इनकी पाकिस्तान में दहशतगर्दी फैलाने की भी है, उसको कोई डिनाई नहीं कर सकता इंटरनेशनली, और पाकिस्तान ने बार बार कहा है कि आपकी सरजमीन हमारे खिलाफ इस्तेमाल हो रही है। तालिबान रजीम को बार बार आगाह किया और वो डिनाइल में ही हमेशा जाते रहे। आपको क्या लग रहा है कि इस तरह की शरारत जो है ये दोबारा कर सकते हैं, डिस्टेबलाइज करने की कोशिश जो इंडिया की तरफ से प्रॉक्सी बनकर ये करते हैं, और सीज फायर आपको कब तक लॉन्ग लास्टिंग लग रहा है? लाइकली है, क्योंकि ये सीज फायर तो मैंने कहा फ्रिजाइल है और ये उनकी रिक्वेस्ट पे है, लेकिन इसमें कुछ सऊदीज एंड कतरीज दे आर इन्वॉल्व। लेकिन पाकिस्तान देखे, इसमें जो बातचीत होनी है उसमें पाकिस्तान का वन पॉइंट एजेंडा है कि आपने कि डिसमेंटल द हाइड आउट्स इनसाइड अफगानिस्तान है और वो दहशतगर्द वहां से पाकिस्तान पे हमला न करे। ये रजीम पे हमारा वन पॉइंट एजेंडा होगा। इस पे नहीं करते, दे अंडरस्टैंड कि हम उनके साथ क्या कर सकते हैं। सेकंड बात ये है कि इट वाज इंडिया इंस्टिगेटेड अटैक, इसमें तो हमें कोई शक नहीं होने चाहिए, क्योंकि आप देखें कि ये मुत्तकी वहां पे गया हुआ था 6 दिन के दौरे पे। देखें फॉरेन मिनिस्टर इतना लंबे दौरे पे नहीं जाते हैं, किसी पिलग्रम में अगर आप जाएं तो हो सकता है, लेकिन इतना नहीं तो वहां जाके वो भी ऐसी सिचुएशन में जब जिस स्टेट ने आपको एक्सेप्ट ही नहीं किया हुआ, इंडिया ने अफगानिस्तान को ऑफिशियली एक्सेप्ट नहीं किया हुआ। देखें वो तो अभी आप देखें ना कि क्या कहें कि एक तरफ ये इस्लाम की बात करते हैं, शरीयत की बात करते हैं, और जाके मिले किससे, हिंदुत्वा इंडिया के साथ जाके मिले हैं अगेंस्ट पाकिस्तान, एक इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान, जहां पे वो कहता है मुत्तकी की पाकिस्तान इज आवर कॉमन एनिमी। सो देखें कि इंडिया ने भी आपको एक्सेप्ट नहीं किया, तो अफगानिस्तान ने भी सॉवरेनिटी ऑफ पाकिस्तान को एक्सेप्ट नहीं किया है। That's why the so-called जो often they वो coin करते हैं, the Durand line जो है, it is a recognized international border, जो मर्जी कहते रहे कि ये फर्जी लाइन है। पश्तून तो इस तरफ जाते हैं, 4 करोड़ पश्तून तो यहाँ पाकिस्तान में है, वहाँ 1.5 करोड़ पश्तून है, उनकी हालत हमें पता है। और तो मेरे ख्याल में उनको हमारे साथ आके तो मिलना चाहिए, अगर वो समझते हैं कोई प्रॉस्पेरस चाहते हैं या कोई इनके डेवलपमेंट है, तो पाकिस्तान के नाम प्रेसिडेंट ट्रंप इंटरवेंशन कर सकते हैं मीडिएट करवाने के लिए, क्योंकि कई इंटरनेशनल फोरम्स पर वो बात कर चुके हैं कि मैंने इतनी जंगें बंद करवाई हैं, अब पाकिस्तान अफगानिस्तान का मसला चल रहा है, तो ये ज़रा मसला हल हो जाए इसराइल और फ़लस्तीन का, फिर मैं उधर भी जाऊंगा और वहाँ से भी ये मसले को हल करवाऊंगा, जंग ख़त्म करवाऊंगा। डू यू थिंक कि वो कर सकते हैं इंटरवेंशन? लाइकली कर सकते हैं। देखें ना कि फंडिंग जो आ रही है अमेरिका से आ रही है, दे आर गेटिंग अबाउट 46 मिलियन डॉलर्स अब मंथली ला रहे हैं, पहले 93 मिलियन डॉलर्स मिल रहे थे, तो अमेरिका से पैसा आ रहा है, और वो पैसा भी फिर वो आगे जाके फिर दहशतगर्दी में इस्तेमाल हो रहा है, क्योंकि ये पैसा डायरेक्ट अफगान गवर्नमेंट को नहीं आ रहा है, वो एनजीओज को आ रहा है, तो इन्होंने फेक एनजीओज बनाई, वहां से पैसा ऊपर से उठा रहे हैं। सो अमेरिकन कैन प्रेशराइज, अगर अमेरिका ये पैसा रोक दे तो ये भी वैसे लड़ जाएंगे। इंटरनेशनल बाकी जो डोनर्स हैं उनको अमेरिका कहते हैं भाई स्टॉप फंडिंग अफगानिस्तान, तो ये मसाइल इनके लिए बन सकते हैं। सो वो प्रिवेल कर सकता है, और ऑलरेडी देखें कि उन्होंने ऑलरेडी वेपन्स की बात की, हमारी जो वेपन्स वर्थ बिलियंस ऑफ डॉलर्स अफगानिस्तान में वो वापस करें, बागराम की बात की है, फिर टेररिज्म की उन्होंने बात की है कि टेररिस्ट जो एपिक सेंटर अफगानिस्तान बन गया है, थ्रेट टू वर्ल्ड पीस। सो उनके लिए अफगानिस्तान के लिए बड़ी डिफिकल्टी है, किसी ने रिकग्नाइज किया लिविंग साइड रशिया, और पाकिस्तान के साथ अभी जो उन्होंने पंगा लेने की कोशिश की, तो हम उनको सबक सिखा रहे हैं। सो उनके पास तो कोई चांस ही नहीं बनता है अफगानिस्तान। फिर देयर इज अनदर एप्रीहेंशन जिसके बारे में वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने भी बात की। वो कहते हैं कि ये भी लाइक्लीहुड है या प्रोबेबिलिटी है कि भारत हमला भी कर सकता है इस आई सिचुएशन के अंदर, तो हमें बहुत ज़्यादा अलर्ट रहने की ज़रूरत है। इस बयान पर आपका क्या टेक है? आपको लगता है कि ये पॉसिबिलिटी है कि भारत अगेन कोई शरारत कर सकता है, कोई अटैक कर सकता है पाकिस्तान के अंदर? कोई नहीं है, ऑलरेडी जो वो करवाना चाह रहा था द कंटिन्यूटी ऑफ संदूर, तो ये अफगानिस्तान से एज ए प्रॉक्सी यूज करवा रहे हैं, दहशतगर्दी करवा रहे हैं। आपका वेस्टर्न फ्रंट को उन्होंने एक्टिव कर दिया है, उनकी यही ख्वाहिश थी कि आपको टू फ्रंट के उसमें फंसाया जाए। लेकिन इंडिया, मुझे नहीं लगता है कि नियर फ्यूचर में उनके पास कोई ऐसी कैपेबिलिटीज है, क्योंकि इनके पास ना कोई चीज में कोई तब्दीली नहीं आई है कि वो पाकिस्तान पे हमला करे। उसके लिए ग्राउंड सिचुएशन चाहिए, कोई हालात चाहिए कि दूसरे उसको बेस करके आप उस पर आएंगे, तो दुनिया भी मॉनिटर कर रही है, अमेरिका भी देख रहा है। सो अभी तो जो भी है रेटरिक्स हैं, एक जंगिज्म है। बिहार के इलेक्शन 5 नवंबर को है, इसके बाद वेस्ट बंगाल के इलेक्शन है, इसके बाद उत्तर प्रदेश के इलेक्शन है।
सो ये इसीलिए खर्चा और बढ़ जाता है ना, चलते रहेंगे। ब्रिगेडियर साहब, हमें पता है जब भी भारत के अंदर एक तो पूरा साल उनके इलेक्शन चलते रहते हैं, कभी किसी रियासत में कभी किसी रियासत में, और जब भी इलेक्शन होने वाला होता है और फिर बीजेपी की सिचुएशन थोड़ी सी उनको कमजोर लग रही होती है, वो पाकिस्तान पर कर देते हैं, अटैक कर देते हैं, तो इसलिए खर्चा भी बढ़ जाता है। अच्छा, अगर खुदा न खास्ता करते भी हैं या भारत ये हिम्मत कर लेता है कि पाकिस्तान पर अगेन अटैक करे, व्हाट डू यू थिंक, हमारी तैयारी कैसी है? वैसे तो हम देख चुके हैं, मैं फिर भी चाहूंगी कि आप, क्योंकि आप उस पाक फौज का हिस्सा रह चुके हैं, आप जरा बता दीजिए देखने वालों को, अगर भारत में भी ये देखा जा रहा है कि हमारी तैयारी कैसी है। जी हाँ, देखिए बिल्कुल हम हर सिचुएशन के लिए तैयार होते हैं, चाहे वेस्टर्न फ्रंट हो, ईस्टर्न फ्रंट हो, और वो दोनों एक साइमल्टेनियसली एक्टिवेट होते हैं तो हमारे क्या रिएक्शन होगा। तो हमारी बिल्कुल तैयारी मुकम्मल है। हमारे आपको पता है कि हमारी एयरफोर्स सेकंड टू नन है, तैयारी है। आपकी आर्मी रॉकेट फोर्स कमांड भी बन चुकी है। आपने रिसेंटली फतेह 4 का भी ट्रायल किया, 750 किलोमीटर तक वो स्ट्राइक कर सकता है। तो लाइकली आपको J-35 भी मिलने वाले हैं। आपके ग्राउंड में ट्रुप्स तैयार हैं, आपके पास तमाम लेटेस्ट वेपन सिस्टम है। आपने मल्टी डोमेन ऑपरेशंस में ऑपरेट करके दिखाया है। सो पाकिस्तान हरदम हर घड़ी, कहते हैं ना, हम हर घड़ी कामरान और तैयार हैं। तो पाकिस्तान कौम को कभी मायूस नहीं करेगा। ध्यान रखेंगे कि जिस तरह कौम ने पास्ट में हमारे साथ खड़ी रही अफवाज पाकिस्तान के साथ, तो इंशाल्लाह हर जो जब हम बात कर रहे होते हैं ना इंडिया पाकिस्तान की, तो J-10C के बारे में बात करते हुए मुझे बहुत मजा आता है, JF-17 और J-10C के बारे में, क्योंकि वो जानते हैं कि J-10C ने और JF-17 ने क्या किया था मई जून में। थैंक यू सो मच। एक चीज बता दो जी, कि J-10C आजकल ये इतना मशहूर है कि चाइना अगर आप जाते हैं तो वो वहां से आपको कहीं गिफ्ट कोई लेना पड़ता है तो आपको J-10C देते हैं। बहुत शुक्रिया आपका ब्रिगेडियर साहब, थैंक यू सो मच। ब्रिगेडियर मसूद अहमद खान साहब हमारे साथ मौजूद थे। डेमोग्राफिक सिचुएशन जो है पाकिस्तान की, क्योंकि हम जो हैं हमारे दोनों तरफ अगर हम देखें, एक तरफ भारत है, एक तरफ अफगानिस्तान है, और दोनों तरफ से हमें खदशा रहता है, लेकिन हमारी कैपेबिलिटीज इतनी हैं कि हम तैयार होते हैं और हमने जवाब दिया, हमने इंडिया को भी जवाब दिया और अफगानिस्तान को भी जवाब दे रहे। लेट्स सी आगे कौन हिम्मत करके आगे बढ़ता है और पाकिस्तान के ऊपर दोबारा अटैक करे। अल्लाह ना करे ऐसा कुछ हो, लेकिन बुरी नजरें आपको उनसे बचना है और अपनी तैयारी 12 जो है वो पूरी रखनी है। आगे बढ़ जाते हैं, गाजा की थोड़ी सी बात कर लेते हैं। गाजा में जंगबंदी मुआहदे के बावजूद इसराइली हमले, अक़वाम मुत्तहिदा के मुताबिक 10 अक्टूबर के बाद अब तक 15 फ़लस्तीनियों को शहीद किया गया है। ह्यूमन राइट्स फ़लस्तीन का कहना है कि इसराइली अफवाज फ़लस्तीनियों को निशाना बना रही है और अक़वाम मुत्तहिदा की इसराइल से फ़लस्तीनियों तक इमदाद के लिए ज़मीनी रास्ता खोलने की अपील भी की जा रही है। अब हम सारी दुनिया बल्कि ये एक्सपेक्ट कर रही थी कि ये जो अमन मुआहिदा हो गया है उसके बाद तो शायद हालात नॉर्मल हो जाएं, शायद खुराक की जो तरसील है, पानी की जो सप्लाई है वो वापस बहाल हो जाए। ट्रंप ने कहा था कि वो जिस वक्त साइन हो रहे हैं कि वो शुरू हो चुकी है इमदाद पहुंचना। इसराइल को कौन रोक सकता है? यही नजर आ रहा है, अमेरिका और इसराइल अगर एक साथ हैं तो फिर कोई रोक नहीं सकता। उसके लिए ना कोई इंटरनेशनल लॉज अप्लाई हो रहे हैं, ना कोई दुनिया को नजर आ रहा है। पीस ट्रीटी के बावजूद भी आप ये करें। बहरहाल जी, गजा जंग में 68,000 फ़लस्तीनी शहीद और 70,000 से ज़ायद अभी तक जो है वो जख्मी। यही खदशा जाहिर किया जा रहा था इस्लामी ममालिक की जानिब से भी और हमास की जानिब से भी कि ठीक है पीस ट्रीटी साइन तो कर रहे हैं, लेकिन इसराइल जो है उसको कौन रोकेगा और दोबारा से अटैक अगर वो करता है तो फिर उसका रिस्पॉन्सिबल कौन होगा। लेट्स सी अब जो मीडिएटर्स हैं, जो ममालिक हैं जिन्होंने ये मुआहिदा करवाया, वो क्या रोल प्ले करते हैं। एक ब्रेक की तरफ हम जाते हैं, ब्रेक से वापस आएंगे, मजीद बात करेंगे, साथ रहिए। ब्रेक के बाद खुशामदीद आपको कहते हैं और अच्छी खबर आपको देते हैं जो ऑलरेडी आपको पता होगी, लेकिन हमने सोचा कि हम आपको खबर भी देते हैं और साथ साथ कुछ तज्जिए तबसरे भी शामिल करते हैं और अपनी एक्साइटमेंट भी उसके साथ जोड़ लेते हैं। कल मैंने बोला था ना, ठीक है, जीत जाते हैं, अच्छी बात है, हमें खुशी होती है जब भी जीतते हैं। इसमें बहुत ज्यादा खुश नहीं होना, आपको पता है। आपको बता रही हूँ थोड़ी सी, एक सेकंड, आपको पता है कितनी फ्रेजल होती है ये वाली खुशी, ये आप जानती है। पाकिस्तान ने लाहौर टेस्ट में जनूबी अफ्रीका को शिकस्त देकर 2 मैचेस की सीरीज, जो कि टेस्ट मैचेस की सीरीज थी, उसमें 1-0 की बढ़तरी अल्हम्दुलिल्लाह हासिल कर ली है। 4 दिन तक ये मैच जारी रहा, सनसनीखेज रहा। टेस्ट में पाकिस्तान ने शानदार कारकर्दगी का मुजाहरा किया। खास तौर पर अगर हम बॉलिंग की बात करें और नुमान अली की बात करें तो क्या ही कमाल और शानदार उन्होंने बॉलिंग की। 10 उन्होंने विकेट ली और पाकिस्तान ने पहली इनिंग्स में 378 रन बनाए थे। जवाब में जनूबी अफ्रीकी टीम सिर्फ 269 रन पर आउट हुई। पाकिस्तान ने दूसरी इनिंग्स में 167 रन बनाए और जनूबी अफ्रीका को जीत के लिए हदफ कितना दिया था? 277 रन का हदफ दिया था, जो कि उसके लिए एक चैलेंज ज़ाहिर साबित हुआ। और शाहीन शाह अफरीदी की अगर हम बात करें, उन्होंने भी बड़ा अच्छा इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया। उन्होंने
उन्होंने जारहाना स्पेल्स कराए और कह सकते हैं हम कि उन्होंने मैदान लूटा और 4 विकेटें उन्होंने हासिल की। जिस तरह आयशा भी बात कर रही थी नुमान अली की, उन्होंने वो छाए रहे हैं दोनों इनिंग्स की। अगर हम बात करें ना, उन्होंने 10 विकेटें हासिल की। साजिद खान, उन्होंने इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया अहम मौकों पर, 2 विकेटें लेकर जीत को यकीनी बनाया। इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं साबिक टेस्ट क्रिकेटर यासिर हमीद साहब ने हमें ज्वाइन किया है। थैंक यू सो मच यासिर भाई हमें ज्वाइन करने के लिए। सबसे पहले तो उस्मान खान भी बल्कि लाहौर से हमें ज्वाइन कर रहे हैं। हमारे उस्मान ने कहना कि मैंने आपका क्या बिगाड़ा, मैं भी आपके साथ मौजूद हूं। उस्मान भी हमारे साथ मौजूद है। आप दोनों को बहुत बहुत वेलकम करेंगे शो में। यासिर भाई, सबसे पहले तो पाकिस्तान की जो जीत हुई है कितनी इंपॉर्टेंट आप समझते हैं और पाकिस्तान की ओवरऑल परफॉर्मेंस को कैसे देखते हैं? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बिल्कुल ज़बरदस्त परफॉर्मेंस, क्लिनिकल विन इसे कह सकते हैं कि पाकिस्तान ने बड़ी ज़बरदस्त विन हासिल की। और जो वर्ल्ड टेस्ट चैम्पियनशिप है उसके जो साइकिल है और उसका पहला टेस्ट मैच और मेरे ख्याल से और वर्ल्ड चैम्पियन को हराना, आई थिंक इससे अच्छी चीज़ हो नहीं सकती, इससे बेहतर जीत हो नहीं सकती। और जिस तरह पाकिस्तान ने मतलब जो एडवांटेजेस हैं उनको जिस तरह यूटिलाइज किया है, जिस तरह टॉस जीते हैं, बहुत अच्छा टॉस जीत के पहले बैटिंग करना और फिर उसके बाद कप्तान का जो है वो फ्रंट से बहुत अच्छी तरीके से लीड करना और फिर उसके साथ इमामुल हक की इनिंग्स बहुत इम्पोर्टेंट थी। वहाँ पे हमें एक बेस मिली है जहाँ से हमने पूरे टेस्ट मैच को कंट्रोल किया है, क्योंकि फर्स्ट इनिंग की जो लीड थी बड़ी इंपॉर्टेंट थी इस टेस्ट मैच में। दैट वाज ऑन कार्ड्स के ये जो है टर्निंग पिच है तो लो स्कोरिंग होंगी बाकी इनिंग्स। तो जो पहली इनिंग की लीड थी बड़ी इंपॉर्टेंट थी। और इसके साथ साथ आपने इस तरह बात की नुमान अली की, तो मेरे ख्याल से उन्होंने आगे अपना जो एक्सपीरियंस है उन्होंने दिखाया अपना वो और ये साबित किया कि जो स्पिनर होता है वो एक्सपीरियंस से ही जो है परफॉर्मेंस अच्छी देता है। जितना एक्सपीरियंस होता है उतनी उसकी परफॉर्मेंस अच्छी होती है। और ही इज वेरी स्मार्ट बॉलर, मतलब वो बातों से मुझे नजर आ रहा है कि आई लाइन के साथ हर किरदार जिसने किरदार अदा किया उसको आप क्रेडिट दे रहे हैं, लेकिन ज्यादा क्रेडिट आप होम एडवांटेज को देंगे कि क्योंकि होम ग्राउंड था इस वजह से हमें ज्यादा भी कंडीशंस का पता था और उसके मुताबिक हमने खेला, या फिर हमारी कैप्टनसी बहुत अच्छी थी, या फिर बॉलिंग का जो हमारा शोबा है उसके अंदर हमने आउटस्टैंडिंग परफॉर्म किया? अगर किसी एक को क्रेडिट देना पड़े तो आप किसको देंगे? देखो, होम एडवांटेज तो ऑब्वियसली हमारे लिए था, लेकिन ये दोनों टीम्स के लिए होता है ना। उनके पास भी अच्छे स्पिनर्स थे, हमने उनको अच्छी तरीके से खेला। आई थिंक नुमान अली का मैं समझता हूँ कि एक बहुत बड़ा डिफरेंस स्पिनर्स को बॉल करने का पता होना चाहिए ब्रेक विकेट पे। मैं बात कर रहा था आई लाइन, जो बैट्समैन की आई लाइन होती है, इससे ऊपर बॉल करना फिर नीचे बॉल करना, इस ट्रेजेक्टरी को यूज करना, दैट इज एन आर्ट। मेरे ख्याल से नुमान अली और बाकी जितने भी स्पिनर, साजिद ने भी अच्छी बॉलिंग की है, फिर उसके साथ साथ शाहीन आफरीदी ने बहुत अच्छा बॉल किया, जो पुराना बॉल उसने रिवर्स किया है। तो पाकिस्तान की जो ये जो है ये कंडीशंस हैं, ये पाकिस्तान की नेचुरल कंडीशंस है। मतलब आप स्पिन कह लो या बैटिंग स्पिन फ्रेंडली पिचेस जो होती है, ये हमारी लेगेसी भी है, हमारी हिस्ट्री भी है। तो मेरे ख्याल से उसको अच्छे तरीके से हमने यूटिलाइज किया है। ऑब्वियसली जो होम एडवांटेज है वो तो हमें है और ये होना भी चाहिए। और ये जाहिर है जब हम उनके मुल्क में जाके खेलते हैं तो यही एडवांटेज फिर उनको भी होता है। ठीक है, उस्मान की तरफ चलते हैं। उस्मान, ये जो जीत है ना, ये हमारे लिए मैंडेटरी हो गई थी, क्योंकि पिछले चाहे T20 फॉर्मेट हो या ODI फॉर्मेट हो, हम उस तरह से जीत निकाल नहीं पा रहे थे किसी एक भी मैच में। बहरहाल पाकिस्तान ने अच्छा खेला, अच्छा परफॉर्म किया। मोराल टीम का कितना बुलंद हुआ होगा, क्योंकि आगे भी हमने मैचेस खेलने हैं इस जीत के बाद? बिल्कुल जी, मैं तो ये कहूँगा कुफर टूटा खुदा खुदा करके, और पाकिस्तान टीम ने एक फतहाना आगाज़ दिया है पाकिस्तान के फैंस को, क्रिकेट शायकीन को, क्योंकि इस विक्ट्री की बहुत ज़रूरत थी और मोराल काफ़ी हद तक बुलंद हुआ है पाकिस्तान की टीम का। क्योंकि जिस तरीके से पिछली 2 सीरीज़ गुजरी थी पाकिस्तान की, एशिया कप की अगर मोस्ट रिसेंट बात करें तो उसके अंदर पाकिस्तान को फाइनल में शिकस्त हुई, इंडिया से हम काफ़ी दफ़ा हारे, लेकिन ये वर्ल्ड टेस्ट चैम्पियनशिप के अंदर जिस तरह से आगाज़ किया है पाकिस्तान ने, बेहतरीन परफॉर्मेंस थी तमाम शोबों में। मैं कहता हूँ तमाम बॉक्सेस टिक किए तमाम खिलाड़ियों ने, और इसके साथ साथ 19 साल बाद आप कज़ाफ़ी स्टेडियम के अंदर पहला टेस्ट मैच जीतने में कामयाब हुए। और इस वक्त
वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप में के जो स्टैंडिंग्स हैं उस पर आप दूसरी पोजीशन पर आ गए हैं, मतलब एक मैच ही खेला है और उसके ऊपर 100% पॉइंट ले लिए हैं। तो इस तरह के जो मार्के हैं वो पाकिस्तान टीम ही करती है। तो अभी तो खैर काफ़ी मैचेस होंगे इसके अंदर और ये स्टैंडिंग्स काफ़ी ऊपर नीचे जाएंगे, लेकिन एक अच्छी बात यह है कि पाकिस्तान टीम में कॉन्फिडेंस आया है, एक कम्बिनेशन बनता हुआ दिखाई दे रहा है। गो के कल मैंने बात की थी कप्तान शान मसूद से और उनको कहा कि जिस तरह से हम ये प्लानिंग कर रहे हैं अपनी पिचेस की कि ड्राई पिचेस बनाएं, स्पिनर्स को खिलाएं और जीत जाएं, अभी तक तो ये फार्मूला वर्क कर रहा है, लेकिन जब आप फॉरेन कंडीशंस में जाएंगे तो उसके लिए आप किस तरह से प्रिपेयर होंगे, क्योंकि आप फास्ट बॉलर्स की कहीं ना कहीं पे हौसला शिकनी कर रहे हैं, क्योंकि जब बिल्कुल सही है उस्मान यासिर और बॉलर्स को हम सब तारीफ कर रहे हैं, हम सब तारीफ कर रहे हैं कि पाकिस्तान ने बहुत अच्छा खेला और होनी भी चाहिए डेफिनेटली, लेकिन वो कहते हैं ना कि जब आप जीत जाते हैं ना तो आपको बहुत वारिस मिल जाते हैं, लेकिन हार यतीम होती है। तो हमें अपनी जीत के अंदर भी ये ख्याल रखना है कि हमने गलतियाँ कहाँ पर की। आई एम श्योर यू एग्री विद मी। हमारी जो बैटिंग थी स्पेशली सेकंड इनिंग के अंदर, बॉलिंग हमारी बहुत अच्छा परफॉर्म किया, बैटिंग सेकंड इनिंग के अंदर उसमें क्या हुआ उस्मान, उसमें क्या किसकी गलती आपको लगती है, क्यों इतना जल्दी वापस जा रहे थे? इमाम जिन्होंने पहली इनिंग में बहुत अच्छा खेला, दूसरी इनिंग में 0 पर आउट हो गए, कोई भी खिलाड़ी 42 43 से ऊपर नहीं जा सका बाबर के अलावा। व्हाट डू यू थिंक अबाउट इट? आई थिंक इसमें दो चीज़ें हैं, एक तो थोड़ा सा खिलाड़ी शायद ओवर कॉन्फिडेंस भी हुए थे, और जो तीसरे दिन जब पाकिस्तान की सेकंड इनिंग्स आई तो उस टाइम जो कंडीशंस थी पिच की वो काफ़ी ज़्यादा चेंज हो चुकी थी एज़ कम्पेयर टू फर्स्ट डे। अगर आप फर्स्ट डे पर देखें तो बॉल काफ़ी हद तक कंसिस्टेंट आ रहा था, बाउंस ठीक था, गो के बॉल स्पिन हो रहा था, लेकिन तब कंडीशंस बेहतर थी और आपने देखा होगा कि इमामुल हक ने बड़ी अच्छी इनिंग्स खेली। फिर सलमान अली आगा और मोहम्मद रिजवान की जो बैटिंग थी, जो पार्टनरशिप थी, वो बहुत अच्छी लगी। जब आप सेकंड इनिंग्स में आए तो हमारी क्लस्टर के अंदर विकेट्स गिरी हैं, एकदम से फॉल ऑफ विकेट्स हुई, जिसकी वजह से दबाव भी बना, और कहीं ना कहीं पे जो जनूबी अफ्रीका के स्पिनर थे लेफ्ट आर्म सिनोरन मुथुसामी, ठीक है, हमारे पास उस्मान वक्त की कमी, मैं चाहूंगी यासिर भाई को भी शामिल कर लें इस गुफ्तगू में। यासिर भाई, गलतियों की बात हो रही है, हम स्पिनर्स हमारे बड़ा अच्छा उन्होंने परफॉर्म किया, लेकिन अगर हमें स्पिनर्स को खेलने की बात आती है तो हम उसको उस तरह से फेस नहीं कर पाते हमारे बैटर्स। फिर जाहिर है वही जो उस्मान अभी बात कर रहे थे, हमारी विकेट्स गिरती चली जाती हैं। आपको नहीं लगता इस पर थोड़ा सा हमें काम करने की जरूरत है ताकि आइंदा आने वाले मैचेस और सीरीज में फिर हम बेहतर अपने रिजल्ट्स देख सकेंगे? देखिए, बिल्कुल इसमें तो मेरे ख्याल से डोमेस्टिक में पिचेस जो हैं वो एक जो हमारा जो एक पूरा जिसे कहते हैं जोन, जो हमारा जो साउथ जोन है उसमें स्पिन पिचेस बनाएं। अगर आपने यही करना है, अगर आपने टेस्ट मैचेस में स्पिन पिचेस ही बनानी है तो आपको डोमेस्टिक में भी आपको 4-5 ग्राउंड्स पे अपनी स्पिन पिचेस बनानी पड़ेंगी, और वहाँ पे 3-4 मैचेस हर सीजन में हर प्लेयर खेले। 1-2 सीजन बाद आप देखेंगे हमारे प्लेयर स्पिनर्स को भी अच्छा खेलना शुरू हो जाएंगे। मेरे ख्याल से अभी तक हमें कोई ऐसी पिच नजर नहीं आती सिवाय मुल्तान के, जहाँ पे डोमेस्टिक की मैं बात कर रहा हूँ, जहाँ पे स्पिन होता हो। तो ये अब आपकी प्रिपरेशंस पे होता है। अब अगर आप एक प्लेयर को वैसे ही सीधा ही डाल देंगे टेस्ट मैच में, चाहे जो भी प्लेयर हो, तो स्पिन हो रहा होता है उससे प्रॉब्लम होगी, लेकिन जब आप खेल के आओगे तो आपको फिर मसला नहीं होगा। मेरे ख्याल से ये डोमेस्टिक में इस पे वर्क करना चाहिए। वही वाली बात है ना कि हम खुद तो स्पिन के जाल में फंसा के उनको आउट कर देते हैं, लेकिन वही स्पिन का जाल हमारे लिए जब बुनता है तो हमें उसके लिए समझ नहीं आती, कोई फार्मूला समझ में नहीं आता। बहरहाल थैंक यू सो मच। यासिर हमीद हमारे साथ मौजूद थे, उस्मान खान भी हमारे साथ मौजूद थे, बहुत शुक्रिया। और क्रिकेट के बहरहाल हमें खुशी मनानी है क्योंकि मैच हमने जीता है, गलतियों पे भी बात करनी है। जस्ट आस्क क्वेश्चन, जो हमारे एक्सपर्ट है वो बहुत अच्छे तरीके से हमें जवाब देते हैं, क्योंकि वो खुद प्रोफेशनल क्रिकेटर्स रह चुके होते हैं या फिर वो क्रिकेट को कवर करते हैं। अब एक ब्रेक की तरफ जाते हैं, ब्रेक से जब हम वापस आएंगे तो हमारे पास और भी अहम सेगमेंट है, एज यू नो। एक ब्रेक के बाद साथ रहिए। ब्रेक के बाद आपको कहेंगे खुशामदीद। अब थोड़ा कराची और कराची वालों की हालत ज़ार का जिक्र करते हैं। जिस तरह हमने कल भी आपको बताया था कि पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री के लेजेंड अदाकार मुस्तफ़ा कुरैशी, जो कि 700 से ज़ायद फिल्मों में अपनी अदाकारी के जौहर दिखा चुके हैं, वो कराची में वॉक कर रहे थे, टूटी हुई सड़क थी, उसमें वो गिर गए, उनकी टांग टूट गई, जिस पर उन्होंने कहा कि सुबह वॉक कर रहे थे जब खुदी हुई सड़क में वो फंसे और गिर गए। बहरहाल जी, इस बात को करने का मकसद ये है कि कराची की जो सड़कें हैं, जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, उसके बारे में थोड़ी सी बात की जाए कि दावे और वादे तो बहुत ज़्यादा किए जाते हैं कि काम हो रहा है, रिपेयर किया जा रहा है सड़कों को, नई सड़कें बनाई जा रही, लेकिन क्या एक्चुअल में ऐसा है? बहुत सारे लोग जान से हाथ धो बैठते हैं। ये तो चलें, अल्लाह का शुक्र है इनकी जान बच गई और इस तरह से टांग का ज़ाहिर नुकसान हुआ है, लेकिन कई जगह गटरों के, मैन होल के वो ढक्कन ही नहीं होते, उसमें बच्चे गिर जाते हैं। मुस्तफ़ा कुरैशी साहब की स्टोरी जब मैंने देखी ना तो उनका डायलॉग याद आ गया, नवा आया सोनिया, ठीक है, तो उनको देखकर फिर ये ख्याल
ख्याल आता है कि जो उनका डायलॉग तो इस बारे में है कि नवा आया है सोड़िया, लेकिन कराची की सड़कें जो है ना वो वैसी की वैसी हैं, हालत इज़ार जो है वो वैसी की वैसी है। कहा जाता है कि काम हो रहा है, कंस्ट्रक्शन हो रही है, लेकिन वो कंस्ट्रक्शन कहाँ पर हो रही है कुछ समझ नहीं आता। अभी हम ब्रेक में यही बात कर रहे थे, हमारे नुमाइंदे गयासुद्दीन हमारे साथ भी मौजूद है, उनसे हम ब्रेक में यही बात कर रहे थे कि पिछले 17-18 साल से कहा जा रहा है काम हो रहा है, लेकिन मुखा इसकी कोई गारंटी नहीं है। एक मरतबा फिर हम चलते हैं ज़रा गयासुद्दीन की तरफ, क्योंकि इससे पहले भी कई एपिसोड्स के अंदर हम कराची की सड़कों की हालतों के बारे में बात कर चुके हैं। एक मरतबा फिर जानते हैं कि क्या कोई बेहतरी आई है, किसी के कान पे जूं रींगी है या नहीं रींगी। गयास, कहाँ पर आप इस वक्त मौजूद है, क्या हालत है इस वक्त सड़कों की, और कोई एक सड़क भी ऐसी है जो अभी तक मुकम्मल हुई हो, जहाँ पर कंस्ट्रक्शन मुकम्मल हो गई हो? नहीं जी, ऐसी कोई खुशखबरी कराची वालों को नहीं मिली है कि नई सड़क का इफ्तिताह कर दिया गया हो, उसकी सरकारी या उसका कारपेटिंग वर्क मुकम्मल कर लिया गया हो, लेकिन काम ज़रूर हो रहा है। और जिस तरह से दावा किया जा रहा है कि जल्द कराची वाले नई सड़कें देखने को मिलेंगी कराची वालों को, तो जल्द तो नहीं, अलबत्ता काम सुस्त रवि का शिकार है। मुख्तलिफ़ जगहों पर सेवरेज लाइनों का काम चल रहा है, काम हो रहा है, लेकिन अभी तक कोई ऐसी मरकज़ी सड़क कराची में नज़र नहीं आई जिसका बाकायदा तौर पर इफ्तिताह किया गया हो और कहा जा रहा हो, दावा किया जा रहा हो कि ये सड़क बना दी गई है और अब ये दोबारा नहीं टूटेगी। पिछले दिनों एक बात कही है, वो कहते हैं कि कराची और सिंध में जो इस वक्त काम है या इंफ्रास्ट्रक्चर है या जो सिचुएशन है, जो सिस्टम बना हुआ है, उसको बाहर से लोग देखने के लिए आते हैं। वो किसके बारे में उन्होंने बात की? कहाँ से आते हैं लोग? बिलावल भुट्टो की क्या ही बात है जनाब, वो तो इस तरह के स्टेटमेंट्स देते रहते हैं। वो भी बाहर से कराची को देखने आए थे और बहरहाल लोग भी आते हैं देखने के लिए। ज़ाहिर है हम भी देख रहे हैं, मुस्तकिल देख रहे हैं कि कराची का जो हाल हो गया है, जो हुलिया बिगड़ चुका है। सिंध की तो बात बहुत दूर की है, कराची जो मुल्क का माशी हब है, वो कराची जो मुल्क को 70% रेवेन्यू देता है टैक्स कलेक्शन की मद में। सिर्फ कराची का एक इलाका लियाकताबाद की मार्केट 98 करोड़ रुपए का हाईएस्ट टैक्स नेट में रजिस्टर्ड है, जो लाहौर और फैसलाबाद और दीगर शहरों से ज़्यादा टैक्स कलेक्शन होती है। इसके अलावा क्लियरिंग का काम होता है, इतना टैक्स भी कलेक्ट होता है, हुकूमतें वहाँ पर कमाती भी हैं, लोकल गवर्नमेंट्स। फिर बिलावल भुट्टो की एक स्टेटमेंट ये भी कि हमारे सूबे का किसी और सूबे से कोई मवाजना ही नहीं है। तो फिर ये पैसा जाता किधर है, और तो फिर लगता क्यों नहीं है लोगों की हालत ज़ाहिर को संभालें? सड़कें सही होना ये एक बेसिक नेसेसिटी है जो कराची और सिंध के लोग इससे महरूम है, और फिर इनका मवाजना जब किया जाता है पंजाब से, इस्लामाबाद से, लाहौर की सड़कों से, तो फिर बुरा लग जाता है पीपल्स पार्टी को। बिल्कुल ऐसा ही है, ये बात भी हकीकत है कि पीपल्स पार्टी पर कड़ी तनकीद की जाती है और वो बड़ा जो है इसका बर्दाश्त का मुजाहरा करते हैं इस हवाले से। लेकिन तनकीद बराए इस्लाह हो और उस इस्लाह के बाद उसका हल निकल जाए तो बड़ा बेहतर होगा। लेकिन हम देख रहे हैं कि तनकीद बराए तनकीद होती है, डिपार्टमेंट टू डिपार्टमेंट एक दूसरे पर जिम्मेदारी शिफ्ट की जाती है। टैक्सेस की जहाँ तक आपने बात की, तो जमात इस्लामी के जो अमीर पाकिस्तान है वो उनका ये दावा है कि 3000 अरब से जायद का जो पैसा है टैक्स कलेक्शन की मद में जमा हुआ था वो कराची पर सर्व नहीं हो रहा। दूसरी बात कर लें NFC वार्ड की, तो NFC वार्ड्स के पैसे जो है सूबों को मिलते हैं और सूबाई हुकूमत की जिम्मेदारी होती है कि वो फ़ंड निचली सतह पर मुंतकिल करते हुए जो बल्दियाती निज़ाम है उसके ज़रिए कराची का इंफ्रास्ट्रक्चर बेहतर करवाएं। लेकिन हम देख रहे हैं कि उसमें भी कोताहियाँ दिखाई दे रही हैं। फिर बात करें सियासी मामलात की आपसी चपखलिश, तो वो यकीनी तौर पर शहर को नुकसान पहुँचा रही है और इसी वजह से लोग सफ़र कर रहे हैं। तो मुस्तफा कुरैशी साहब, हम ये कह सकते हैं। ठीक है गयास, बहुत शुक्रिया आपका। आने वाले वक्तों में मजीद से जानते रहेंगे। और तमाम देखने वाले, अगर आपको लगता है जो कराची से बिलोंग करते, कराची आइट्स हैं, अगर आपको लगता है कि आपके घर के इर्द गिर्द सड़कें बहुत ज़्यादा टूटी हुई हैं या कोई बड़ी सड़क जिसके करीब आप रहते हैं, आप चाहते हैं कि उसके ऊपर बात की जाए हमारे शोज़ के अंदर, तो आप हमें हमारे सोशल्स के ऊपर आकर रीच आउट कर सकते हैं और हमें बता सकते हैं। हम डेफिनेटली उसको अपने शो का हिस्सा ज़रूर बनाएंगे। एक ब्रेक की तरफ जाते हैं। ब्रेक से जब हम वापस आएंगे तो बात करेंगे कुछ दीगर अहम मामलात पर। हमारे साथ रहिए। ब्रेक के बाद आपको कहेंगे खुश आमदी। थोड़ी सी हम बात करेंगे पोलियो मुहिम के हवाले से। कराची, हैदराबाद और सक्कर समेत सिंध भर में इंसदाद पोलियो मुहिम का आज चौथा रोज़ है। वज़ीर आला मुराद अली शाह ने कहा है कि बच्चों को माजूरी से बचाना है हम सब की ये कौमी जिम्मेदारी है। वालिदैन अपने बच्चों को पोलियो से बचाव की वैक्सीन जो है वो लाजमी लगवाएं, कतरे लाजमी पिलवाएं। और ये सिर्फ वज़ीर आला सिंध का मैसेज नहीं है, ये हम सब का मैसेज है अपने प्लेटफॉर्म से कि आप अपने बच्चों को पोलियो से बचाव के कतरे लाजमी पिलाएं ताकि कल आपको इस पर पछताना ना पड़े। आज एक मरतबा फिर से ये बात करेंगे जो हमने कल भी की थी कि सिर्फ पाकिस्तान और अफगानिस्तान वो ममालिक बाकी हैं जहाँ पर पोलियो रह चुका है, बाकी पूरी दुनिया से इरेडिकेट हो चुका है। तो इसके अंदर सिर्फ एक शख्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, हम सब की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हमें अपने बच्चों को पोलियो के कतरे लाजमी पिलवाने हैं ताकि सिर्फ मुल्क नहीं बल्कि उनका अपना फ्यूचर जो है ना वो भी सिक्योर हो सके।
अब एक ब्रेक की तरफ जाते हैं, वापस आएंगे, हमारे साथ रहिए। ब्रेक के बाद आपको कहेंगे खुशामदीद। बात हम करेंगे ख़वातीन को बाइख्तियार बनाने के हवाले से। ख़वातीन के लिए मौशी खुद मुख्तारी बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको पता है, क्योंकि जब औरत खुद कमा रही होती है तो वो अपने फैसले भी खुद कर सकती है, अपनी और अपने घर वालों की ज़रूरतें भी ज़ाहिर बेहतर तरीके से पूरी कर सकती है, और वो उस तरह से मोहताज नहीं होती कि पैसे मिलेंगे तो मैं कुछ करूँगी। ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा एतमाद, कॉन्फिडेंस भी उसको आ जाता है, माली तौर पर मजबूत औरत किसी भी दूसरे बंदे पर इन्हिसार नहीं कर रही होती। अपने बच्चों की, अगर वो शादीशुदा है, अपने बच्चों की तालीम, बेहतर मुस्तकबिल और अपना मुस्तकबिल, कम अज़ कम अपना फ्यूचर जो है वो सिक्योर कर सकती है। अच्छा, हर किसी की सिचुएशन के ऊपर भी ये डिपेंड करता है। अगर आप कमाना चाहती हैं तो इट्स वेरी गुड, ये आपकी अपनी चॉइस, आपका अपना इंतखाब हो सकता है। अगर आप नहीं भी कमाना चाहती तो उसके अंदर भी कोई मसला नहीं। लेकिन जो कमाना चाहती है उनके लिए कौन कौन से मौक़े मौजूद हैं? पाकिस्तान में कितनी ख़वातीन ऐसी हैं जो कमा रही हैं और अच्छे पैसे भी कमा रही है और अपने घर को भी सपोर्ट करिए, अपने बच्चों के बेहतर मुस्तकबिल के लिए काम करिए? तो हमने सोचा कि आज का सेगमेंट हम कुछ इस तरह से डिज़ाइन करें कि हम ये भी बताएं कि पाकिस्तान में कितना काम हो रहा है ख़वातीन की हद तक, और कितनी अपॉर्चुनिटीज़ मज़ीद मौजूद हैं जहाँ पर वो जाकर अप्लाई भी कर सकती हैं और घर बैठे काम भी कर सकती हैं। इस पर बात करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं साबिक एग्जीक्यूटिव मेंबर इस्लामाबाद विमेन चैम्बर राबिया राहिल साहिबा, जो कि खुद एक एंटरप्रेन्योर हैं, सोशल एक्टिविस्ट भी हैं। उनको वेलकम करते हैं शो में। अस्सलाम वालेकुम राबिया, कैसी हैं? वालेकुम अस्सलाम, आई एम गुड। आप बताएं कैसे हैं आप? बहुत अच्छी, ज़बरदस्त। सबसे पहले तो ये बताएं, पाकिस्तान के अंदर 50% से ज़्यादा, आधी से ज़्यादा आबादी ख़वातीन की है। आपको रेशो अभी तक क्या नज़र आती है? कितनी ख़वातीन ऐसी हैं जो घर बैठ कर काम कर रही हैं, एंड ओवर द ईयर्स क्या तब्दीली आपने देखी है? जी बिल्कुल, देखें अभी अगर आप देखें पाकिस्तान में रेशियो में, तो अभी ऑलमोस्ट अगर हम रेशियो पे जाते हैं तो ऑलमोस्ट 7 to 10% ख़वातीन है जो कि वाकई ही काम कर रही हैं और सक्सेसफुल भी हैं। और लेकिन ये रेशियो भी आहिस्ता आहिस्ता बढ़ रही है। क्यों? जो घर से बैठ के काम कर रहे हैं? मैं ओवरऑल की बात कर रही हूँ। घर से बैठ के ख़वातीन जो कर रही हैं वो भी रेशो काफ़ी हद तक आप समझें कि ये 3% 4% तक जा चुकी है। क्यों? क्योंकि देखें ज़्यादातर इस वक्त है सोशल मीडिया, आप उनके सोशल जो एक्टिविटीज़, एक औरत दूसरी औरत का काम, चीज़ें जब वो देख रही होती हैं तो यही उनके लिए अवेयरनेस है। वैसे तो घर बैठे आपको कुछ भी नहीं मिलता ना, कि आप ये कहें कि हम खाली अगर टीवी देख रहे हैं तो उसके अंदर आपको क्या सिर्फ एक चीज़ें मिल रही हैं, लेकिन आपको ये नहीं पता चल रहा कि ये बैक से कहाँ से स्टार्टिंग है। तो वो बेसिकली इन्फ्लुएंसिंग में, या आप अगर देखें सोशल मीडिया, तो वहाँ ज़्यादा बहुत से ऐसे लोग हैं जो आपको बिजनेस अपॉर्चुनिटीज़ भी बता रहे हैं, प्लेटफॉर्म्स भी बता रहे हैं, आपको ये भी बता रहे हैं कि आप कहाँ से बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। तो ख़वातीन जो हैं उनको अपने आप में खुद एतमादी अब पैदा हो गई है, क्योंकि जब तक औरत के अंदर खुद एतमादी नहीं है तब तक वो बाहर नहीं निकल सकती, उसको अपनी वैल्यू का ही नहीं पता। सबसे ज़्यादा अगर घर पे बैठ के कोई ख़वातीन कमा रही हैं, उनकी रेशो या रुझान जो है वो किस तरफ ज़्यादा आपको लग रहा है कि इस तरफ रेशो जो है वो बढ़ भी रही है? सोशल मीडिया अच्छा। जी, सोशल मीडिया, उसके ऊपर ख़वातीन घर में बैठ के आप देखें ज़्यादातर वो उसी के ऊपर ज़्यादा कंटेंट कर रही हैं। कोई वीलॉग कर रही है, कोई अपना सेल्फ लाइफ को कुछ दिखा रही है, कुछ अपनी कुकिंग को दिखा रही है, कोई अपने कपड़ों को दिखा रही है, कोई अपनी लाइफस्टाइल को दिखा रही है। तो मतलब आप देखिए, क्योंकि उनके लिए ये इजी गो है अगर उनको घर की तरफ से सपोर्ट है तो। क्योंकि सम टाइम आपको पता है कि हमारे यहाँ पे ख़वातीन के लिए ज़रूरी है कि ये बाहर निकलें और यहाँ पे कम्युनिटीज़ होनी चाहिए, कम्युनिटीज़ बननी चाहिए। अच्छा, सोशल मीडिया ने तो ये भी अब अपॉर्चुनिटीज़ दे दी ना कि आप घर बैठकर बिजनेस भी करें, और बिजनेसेस भी हमें नजर आ रहे होते हैं। अगर हम बिजनेस की टर्म में बात करें तो आपने कौन से बिजनेसेस ज़्यादा देखे हैं जो ख़वातीन घर बैठकर कर रही हैं? देखिए, इसमें ज़्यादातर अब देखें ज्वेलरी बहुत ज़्यादा इस वक्त जो है आपको नजर, छोटे पेजेस कितने, फिर उसके बाद आपका मेकअप, आपकी स्किन केयर, फिर उसके बाद आपका फूड से रिलेटेड है कि डिलीवरी हो रही है, क्लोथिंग हो गई, शूज़ हो गए, बैग हो गए, सारा ख़वातीन से रिलेटेड तो सब कुछ वहाँ पे मौजूद है। कि मैंने अभी रिसेंटली एक देखा कि खातून, मतलब कि वो अपना एक स्टार्ट उसने लिया, और उनका ये था कि उन्होंने शैम्पूज़ और अपना एक जो स्किन बाम्स जो होते हैं ना फ्रेगरेंस वाली, वो स्टार्ट की उन्होंने। लेकिन मुझे खुशी ये हुई कि उन्होंने स्टार्ट 2-3 चीज़ों से लेने के बाद उनको ये पता चला कि मेरी प्रोडक्ट अच्छी है, तो उसमें उन्होंने एडिशन करती गई। तो उससे क्या होता है, जब आपका प्रोडक्ट अच्छा होता है और आप प्रोडक्ट में आप जो चीज़ों को ऐड करते जाते हैं ना, तो आपका बिजनेस और ग्रो करता है। क्यों? क्योंकि हर किसी को हर दफ़ा एक नई चीज़ चाहिए।
डेफिनेटली आपका रेलेवेंट रहना भी बहुत रेलेवेंट रहना ज़रूरी है कि आप फूड से रिलेटेड कोई औरतें मसाले दे रही हैं, मसाले बहुत अच्छे हैं। अब आप एक चीज़ नोटिस करें कि पाकिस्तान में अब एक, मैं नाम नहीं लूँगी, एक इंटरनेशनल ऐसी कंपनी है जो यहाँ से चली गई और लोगों को बड़ा हुआ कि जी उसका तो बहुत प्रोडक्ट था, तो अब हम क्या करेंगे। तो मैं ये कहती हूँ कि ये तो बहुत अच्छी बात है कि पाकिस्तान के लिए अपॉर्चुनिटी हमारे लिए बढ़ गई। और अब आपको पता है कि हम लोग इम्पोर्टेड एंड ब्रांड्स को यूज करने वाले लोग, मैं अरसे से लोकल पर आ गई हूँ। मैं लोकल शैम्पूज, लोकल चीजें मैं कोशिश करती हूँ कि इन खवातीन को प्रमोट करूँ। बिल्कुल ऐसा ही है, लेकिन खवातीन को कुछ चैलेंजेस भी होते होंगे ना इस काम को करने के लिए। कोई बिजनेस स्टार्ट करिए या घर पे बैठ के कोई भी काम करिए, इवन IT से रिलेटेड अगर आप कोई जॉब भी बाकायदा करिए घर पे बैठ के। लेकिन प्रोडक्ट्स के हवाले से अगर हम बात करें बिजनेस में, तो क्या चैलेंजेस उनको आते हैं? क्योंकि जाहिर है आपको एक मार्केटिंग कैंपेन भी चलानी पड़ती है, अदरवाइज आप कैसे एक्सेस करेंगे लोगों को, कैसे बताएंगे कि आपका प्रोडक्ट कैसा है? देखें, उनके सबसे पहली चीज़ तो ये कि उनकी अवेयरनेस नहीं होती। उनको आप देखें फाइनेंशली उनको जो है वसाइल जो कमी है असल पैसों की, क्योंकि जब उनके पास फाइनेंशली दे आर नॉट स्ट्रॉन्ग, लेकिन उनके आइडियाज़ बहुत अच्छे हैं लेकिन वो कर नहीं पा रही हैं। फिर उसमें ये होता है कि अभी इन औरतों को ये नहीं पता कि अगर हमारा छोटा सा बिजनेस और हमने स्टार्ट करना है और हम अभी इतने हमारे पास फाइनेंशली सपोर्ट नहीं है तो हम क्या करें। तो उनके लिए यही मैंने बात की कि कम्युनिटीज़ जो बनती हैं और चेम्बर्स पे PRs में, लेकिन चेम्बर्स हैं बेसिकली। अब जैसे कि मैं खुद चेम्बर्स में हूँ सब में, तो उसमें ट्रेनिंग्स दी जाती हैं, उधर आपको ग्रांट्स मिलते हैं, इंक्यूबेशन सेंटर्स हैं, फिर आपको देखिए ग्रांट्स दी जा रही हैं स्टेट बैंक से आपको लोन्स दिए जा रहे हैं। उसमें स्मॉल बिजनेस वुमेन एम्पावरमेंट पे पाकिस्तान में बहुत काम हो रहा है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होता है उसके अंदर? लाइक क्या पहले ट्रेन किया जाता है एंड देन यू ऑफर देम? जी बिल्कुल, उनको देखिए प्रॉपर ट्रेनिंग्स हैं, वर्कशॉप्स हैं। अगर वो इन चेम्बर्स में आती हैं, अपने बिजनेस को रजिस्टर करती हैं, मतलब देखिए अगर तो हम घर में बैठी हैं, हम घर में बैठ के कुकिंग कर रहे हैं, पेज चला रहे हैं, फिर उनको ये है कि वो मैक्सिमम कहाँ तक पहुँचेंगी, क्योंकि उनको यही नहीं पता कि दुनिया कितनी है। आसमान जो है ना, कहते हैं कि आपके पास स्काई इज द लिमिट, तो उनको यही नहीं पता। उनको लगता है कि बस ये घर है और ये हमारे लोग हैं, यही हमें सपोर्ट कर देंगे। वो तो करेंगे, लेकिन आप ये याद रखें जब आप एज अ सोशली आप मेंटोरशिप लेंगी, आप जाके उन खवातीन से मिलेंगी जो वाकई सक्सेसफुल हैं। आपका एक सक्सेसफुल खातून एक छोटे स्मॉल बिजनेस का हाथ पकड़ ले तो वो उसको चला सकती है। कोई बेहतर मार्केटिंग, कोई सक्सेस स्टोरी हमारे साथ शेयर करें अभी तक किसी ने ट्रेनिंग ली हो एंड देन खवातीन जो आगे बढ़कर। जी बहुत, एक खातून जिन्होंने अपने कपड़ों का एक बिजनेस स्टार्ट किया था लाइक घर से, तो फिर उन्होंने ग्रांट ली और उसको लेके उसने अपनी आउटलेट भी बना ली और अपना एक ब्रांड भी स्टार्ट कर लिया और आज वो माशाल्लाह शी इज़ वेरी सक्सेसफुल। कि वो स्टार्ट कहाँ से हुई थी कि वो एक छोटे से गाँव से स्टार्ट हुआ था और करते 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 वो चेम्बर में आई, चेम्बर में उसको सपोर्ट मिली, फिर उसको पता चला और उसको माशाल्लाह करोड़ों से तक का उसको जो लोन मिला और उसने अपना ब्रांड भी स्टार्ट किया। ये हमारे चेंबर की ही अगर कोई आना चाहे चेंबर में तो वहाँ पर क्या सारा प्रोसेस होता है, किससे जाकर मिलना होता है, थोड़ा सा जरा गाइड कर सके अगर कोई खातून देख रही है और वो आना चाहती है। बिल्कुल, देखिए जिनका भी ये स्मॉल बिजनेस है इनको सबसे पहले जाके अपने आप को पहले आप चेंबर से हम कनेक्टेड, बिल्कुल कोई ऐसा मसला नहीं है। ऑनलाइन भी उनके सारी उसके अंदर पोर्टल्स हैं। लाइक नाम क्या है उसका, चेंबर का फुल नाम अगर जी? ये 3 चेंबर है, इस्लामाबाद चेंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री है, रावलपिंडी चेंबर कॉमर्स एंड इंडस्ट्री है RCCI, और IWCCI इस्लामाबाद वुमेन चेंबर ऑफ कॉमर्स, ये भी इस्लामाबाद में। अगर आप वुमेन में जाना चाहते हैं तो वुमेन में खाली खवातीन है। अगर इस्लामाबाद में जाना चाहते हैं तो वो इस्लामाबाद से रिलेटेड जो बिजनेस खवातीन कर रही हैं तो वो उसमें ज़रा बड़े टाइकॉन्स हैं। और फिर रावलपिंडी इज़ फॉर द रावलपिंडी, इस्लामाबाद इज़ फॉर द इस्लामाबाद। और फिर वुमेन हैंडमेड प्रोडक्ट्स जो होती हैं जो खवातीन उसके भी पेजेस बनाए वो भी रन कर रही होती हैं, उसका क्या स्कोप है, क्या डिमांड होती है, उसको कैसे आपने ज़ाहिर है उसको कैसे मार्केट करना है? देखिए उनको मार्केट करने के लिए सबसे पहले तो आपको अपनी कैंपेन चलानी है, अच्छी मार्केटिंग टीम को हायर करना, उसके लिए बजटिंग साइड पे करना। आप प्रोडक्ट तो स्टार्ट कर रहे हैं, जब आप प्रोडक्ट स्टार्ट कर रहे हैं तो आपकी मार्केटिंग नहीं है तो आप लोगों तक कैसे पहुंचेंगे? नॉर्मली ये होता है ना कि हैंडमेड प्रोडक्ट्स जो होते हैं वो थोड़ी सी एक्सपेंसिव होती हैं। एक्सपेंसिव देखिए इसलिए होती है क्योंकि हैंडमेड हमेशा हैंडीक्राफ्ट हमारे पाकिस्तान की दुनिया में मशहूर है कि ये चीज़ अब लोगों का रुझान इस तरफ बहुत आ गया है। पहले तो सिर्फ हम सोचते थे ना हैंडीक्राफ्ट इज लाइक ओनली कि कुशन्स बन गए तो वो छोटे छोटे बर्तन है। अब आप देखें कि बैग्स में क्या, कपड़ों में क्या, डिकोर में क्या, हम लोग थीम्स ऐसी लेके चल रहे हैं। तो अब तो ट्रक आर्ट आसमान पे जा रहा है और खूबसूरत से खूबसूरत प्रोडक्ट आ रही है। मैंने भी देखा कि एक ट्रक आर्ट में एक खातून ने ऑनलाइन ही मैंने देखा तो उसमें वो निम्को वाला उसने इतना बड़ा ट्रक बनाया और उसके अंदर वो निम्को और आपके, क्योंकि अब लेआउट्स बहुत ज़्यादा आपके घर में हाई टीज हो रही हैं, ब्रंच हो रहे हैं, तो उसमें आपको टेबल के लिए सारी क्रॉकरीज चाहिए। दुनिया भर में बहुत पसंद भी और हम लोग इनको बाहर लेके जाते हैं तो लोग फॉरेनर्स लेके
जाते हैं। हमारे चेंबर्स जो हैं वो इसके अंदर क्या रोल प्ले कर रहे हैं? लाइक हमारी हैंडीक्राफ्ट्स जो हैं उनको बहुत सारे इनकी कमेटीज़ हैं और इनकी एक्सपोज होती हैं और ये यहाँ से ख़वातीन को डिफरेंट, क्योंकि हम सब कंट्रीज़ के एम्बेसीज़ के साथ कनेक्टेड होते हैं, तो उसमें जब भी कोई अपॉर्चुनिटी जिस कंट्री में एक्सपो आ रही है या वो चाह रहे हैं कि हमें ये प्रोडक्ट चाहिए यहाँ से एक्सपोर्ट करें, तो वो कोशिश करते हैं कि ख़वातीन को उन प्लेटफॉर्म पे लेके जाएं और उनके बिजनेस को प्रमोट करें और उनको बताएं कि ये है। और देखें उसमें मिनिमल चार्जेस, कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं अगर आप मेंबर हैं तो फिर आपको ये अपॉर्चुनिटी मिल सकती है, बट नॉट विदाउट मेंबर। अगर किसी खातून ने अपना एक कपड़ों का ब्रांड बनाना है, ठीक है, एक छोटे से लेवल पर शुरू करना है और वो चेंबर में आती है, तो चेंबर उसको कितनी तक ग्रांट दे सकता है? लाइक लिमिट कहाँ पर है? नहीं, चेंबर ग्रांट नहीं देता बेसिकली। देखिए उसके लिए आपको, मैंने वही कहा कि मेंबर बनना जरूरी है। पहले आप अपने बिजनेस, अपनी चीजों को इस लेवल तक लेके जाएंगे कि चेंबर देखेगा कि आपका बिजनेस कहाँ तक। ग्रांट फिर कौन देगा? फिर ग्रांट इनके साथ देखें यूएन वाले हैं, डिफरेंट इन्वेस्टर्स लोग हैं जो पीछे गवर्नमेंट सेक्टर्स हैं जो इनको ग्रांट्स दे रहे होते हैं, लेकिन वो देखते हैं कि उनकी कुछ मीडियम क्राइटेरियाज हैं। ये नहीं कि हर किसी को ग्रांट मिल सकता है, वो बड़ा एक क्राइटेरिया होता है उनका, उसको देखने के बाद। लाइव कॉलर है रुखसाना मुल्तान से। अस्सलाम वालेकुम रुखसाना, कोई सवाल करेंगी, कुछ ऐड करेंगी प्रोग्राम में? जी, ये हम बिजनेस करना चाहते हैं ऑनलाइन, ठीक है, तो हमें कोई थोड़ा गाइड करें। किस चीज का बिजनेस आप करना चाह रही हैं? यही ज्वेलरी वगैरह का, तो कैसे हम करें इसका? अच्छा, और ठीक है, बजट वगैरह का मेरे ख्याल से वो पूछना। ठीक है रुखसाना, आप सुनती रहे, हम पूछते हैं राबिया से। राबिया, किस तरह से, कहाँ से आवाज? देखिए ये ज्वेलरी का कह रही हैं, तो अब ज्वेलरी भी इसमें भी डिफरेंट होता है कि हैंडमेड ज्वेलरीज आ गई है, रेजन में आ गई है, पॉलीमर में आ गई है। आपने देखा होगा कि लोग जो हैं वो अपने उसमें डिफरेंट मटेरियल्स के साथ उसको लेकर आ रहे हैं। अगर तो हैंडमेड में आ रही हैं तो ऑफ कोर्स इट्स अ स्मॉल बिजनेस, तो स्टार्टिंग पॉइंट ये होता है कि शुरू सबसे पहले देखें, आपने पहले फोकस ये करना है कि व्हाट यू आर शोइंग, कि आप दुनिया को कौन सी ऐसी चीज या लोगों को दे रही हैं जो यूनिक है। अगर आप कॉपी कैट में चल रही हैं ना, तो फिर आपके कॉम्पिटिटर तो मार्केट में बैठे हैं बहुत, फिर आपके लिए मुश्किल है। अगर आप यूनिक है ना, ये याद रखें, अगर आपका प्रोडक्ट ही यूनिक है, अगर आप रेजन है, रेजन को आप 3-4 मटेरियल के साथ मिक्स कर रही हैं और लेकर आ रही हैं, तो लोग आपको पसंद करेंगे। उसके लिए सबसे पहले आपने अपना पहले बजट रखना है मार्केटिंग का, फिर आपने रखना है अपना बजट कि मेरा ये जो मटेरियल है इसकी कॉस्ट क्या है, कॉस्ट के बाद मेरा प्रॉफिट मार्जिन क्या है, और प्रॉफिट मार्जिन स्टार्ट में कम होता है। बेसिकली रिसर्च की बात करें, रिसर्च है, देखिए इसको पहले सीख के फिर बिजनेस, और उसके बाद फिर आप अपना कितना कैपिटल चाहिए। अगर आपने ज्वेलरी का, फॉर सपोज जो आपने ज्वेलरी पहनी हुई है, अगर इस टाइप की ज्वेलरी का आपने, ये तो एक्सपेंसिव है ना, इट्स वेरी एक्सपेंसिव, ये एक महंगी उस पे जाती है। नॉर्मल अगर आप स्टार्ट लेते हैं, मेरे ख्याल से कि 1.5 लाख 2 लाख अगर आपके पास है, तो आप वो मटेरियल खरीद के घर में, अगर हैंडमेड हैंडीक्राफ्ट्स में कोई काम करना चाह रहे हैं आप अपना, तो उसमें आप ये प्रोडक्ट तैयार कर सकते हैं। सिरेमिक्स आ गया, आपने देखा होगा, सिरेमिक मोल्डिंग्स, उसमें कैंडल्स बन रही हैं, कोई चीजें। तो अगर आपके पास, मेरे हिसाब से कि 1.5 से 2 अगर आपके पास है फॉर द प्रोडक्ट ओनली, पहले तो स्टार्ट अलग से पैसे रखना। हाँ, मार्केटिंग, देखिए मार्केटिंग तो जितनी आप करेंगे, और उसके लिए आपका बिजनेस जो है वो तो फिर कहते हैं 2 लाख के अंदर हो जाएगा। नहीं, वो 2 लाख के अंदर नहीं है, क्योंकि ये तो प्रोडक्ट है खाली। ठीक है, प्रोडक्ट करने के बाद फिर आपने सबसे पहले अपना सोशल मीडिया पेज स्टार्ट करना है। पहले आपने ये देखना है कि लोगों को आपका प्रोडक्ट कितना पसंद आ रहा है। पहले आपने अपना मेहनत पेज पे करनी है, अपना जितना क्लाइंट है उसको पेज पे लेकर आना है। आपको पता चल जाएगा कि मेरी क्लाइंटेज कितनी है। जब आपकी क्लाइंटेज बहुत अच्छी है और आपको लग रहा है आपका प्रोडक्ट ज़बरदस्त है, फिर आप एग्जीबिशंस में जाएं, एक्सपोज में जाएं, या बहुत अब इतना काम हो रहा है, इतना काम हो रहा है कि एवरी डे इज लाइक कि आप जाएं तो आप कहेंगे कि आज ये वुमेन बाजार है, तो आज गाला बाजार है, तो आज आई कैन सी इट इन योर एंथुसियाज्म। माशाल्लाह, इस मामले में कितनी एंथुसियास्टिक है। हर जगह देखे कितने लोग बुला रहे हो, और वहाँ पे जब जो नया एक नई आपको लोग मिलते हैं और खुशी होती है ना, लोग खुद से 70-80 खवातीन वहाँ खड़ी होती, कोई अचार बना रहा है, अब देखिए कोई अचार बना रहा है, अचार है, कोई चटनी बना रहा है, कोई जो भी आप में जो चीजें। अब मुझे तो, और देखिए ऑनलाइन बिजनेस बहुत हो गया जिसके अंदर अब आप ट्रेनिंग्स दे रहे हैं लोग। ट्रेनिंग सबसे बेस्ट है। अब आप ज्वेलरी का जहां तक हम कहेंगे तो उसके लिए फिर आपको मॉडल भी चाहिए, आपने उसको देखिए कैरी करवाना है कि आपकी ज्वेलरी लग कैसी रही है। कोई ड्रेस पहना है तो उसके साथ आप उसका मिक्स एंड मैच करके अपनी ज्वेलरी को एनहांस करें। लोग एआई का इस्तेमाल कर रहे हैं। सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि आप पहले अपनी रिसर्च करें।
लोग पैसे लगाने के लिए भी तैयार हो जाते हैं, खवातीन भी लगा लेती हैं, उनके पास सेविंग्स पड़ी हो तो, लेकिन कोई बिजनेस मॉडल नहीं बनाते। पहले कोई मॉडल बनाए ना, मॉडल बना के प्रोबेबिलिटी ज्यादा होती है कि वो फेल हो जाए, एंड देन आपकी कंसिस्टेंसी बहुत ज्यादा जरूरी होती है। ऐसा नहीं होगा कि पहले महीने में दूसरे महीने में जाके ब्रेक इवन हो जाएगा। यू हैव टाइम देना पड़ेगा, आपको टाइम देना। देखिए मैंने अपना भी एज इंटीरियर, आई एम इंटीरियर डिजाइनर, तो मैंने भी ऐसे ही स्टार्ट लिया था कि मुझे ये लगता था कि पता नहीं मैं इस जगह तक या मैं एक डिजाइनर बन सकूंगी। दैट्स व्हाई यू आर सिटिंग हियर ना, आप आज इस पोजीशन पर हैं कि लोगों को गाइड कर स्टार्ट लेना पड़ेगा, शुरुआत करनी पड़ेगी। थैंक यू सो मच। राबिया राहील हमारे साथ मौजूद थी। आई होप आप लोगों को जवाब मिले होंगे, आपके जहनों में जो सवाल थे, और कुछ हमारे साथ कॉलर भी थे, उनको भी जवाब मिल गया होगा। तो जनाब, अगर आप काम करना चाहते हैं तो बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज मौजूद है, सोशल मीडिया का इस्तेमाल करके कर सकते हैं। और सोशल मीडिया ने तो जिंदगी इतनी आसान कर दिया है कि आपको बाहर निकलने की भी जरूरत नहीं, घर बैठे बैठे आप काम कर सकते हैं। लेकिन रिसर्च करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और इसके साथ साथ बिजनेस मॉडल आपका होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। उसके लिए आप कोशिश कीजिए, अगर आपके इर्द गिर्द कोई एक्सपीरियंस इंटरनेट है, एआई का इस्तेमाल करें, कोई भी इंटरनेट का किसी भी तरह पॉजिटिव इस्तेमाल करें और काम को शुरू करें, बिस्मिल्लाह करने वाली बात करें। हमें एक ब्रेक की तरफ जाना है, रिसर्च कर लीजिएगा पहले, बिस्मिल्लाह करने से वो तो हो गई ना, हमें एक ब्रेक की तरफ जाना है। ब्रेक के बाद आपको कहेंगे खुशामदीद। सिंध हाई कोर्ट ने कराची चिड़ियाघर इंतजामिया को हुक्म दिया है कि मादा भूरी रीछ रानो उसको 2 दिन के लिए किसी महफूज पनाहगाह मुंतकिल कर दिया जाए, क्योंकि उसकी जो हालत ज़ार है, बिगड़ती हुई हालत है, उस पर काफ़ी तशवीश पाई जा रही है। और दरख्वास्त ये की जा रही है कि जानवरों के हुकूक के कारकुन जूड एलन पेरेरा ने दायर की थी, जिन्होंने मौक़िफ़ इख्तियार किया था कि रीछ के साथ बहुत ज़्यादा जुल्म हो रहा है और ये कानून की खिलाफ वर्जी है। अदालत ने अब KMC हुकाम पर बरहमी का इजहार किया और सवाल भी किया कि रीछ को ऐसे हालात में क्यों रखा गया है। रानो को 7 साल से एक ही पिंजरे में कैद रखा गया है। वो जहनी दबाव का शिकार हो चुकी है और अपना सर मारकर जख्मी भी हो जाती है और जख्म में कीड़े पड़ जाते हैं। अब अदालत ने हुक्म दिया है कि 2 दिन के अंदर अंदर इसको इस्लामाबाद वाइल्ड लाइफ मैनेजमेंट बोर्ड के हवाले किया जाए ताकि इसकी मुनासिब देखभाल हो सके। अब सिचुएशन जान लेते हैं क्या है और क्या इंतजाम किए जा रहे हैं अदालत के फैसले के बाद किरानों को इस्लामाबाद मुंतकिल किया जा सके वाइल्ड लाइफ डिपार्टमेंट की तरफ। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं कंजर्वेटिव वाइल्ड लाइफ डिपार्टमेंट गवर्नमेंट ऑफ सिंध जावेद मेहर साहब, उनकी तरफ चलते हैं। जावेद साहब, थैंक यू सो मच हमें ज्वाइन करने के लिए। सबसे पहला मेरा सवाल यही होगा कि क्या तैयारियां की जा रही हैं रानों को मुंतकिल करने के लिए इस्लामाबाद? जी, हाईकोर्ट ऑफ सिंध ने जो कल रानों के ट्रांसलोकेशन के लिए ऑर्डर्स दिए हैं, उनके ऊपर अमल दरामद कराने के लिए हम अपने इंतजामात में लगे हुए हैं और इंशाल्लाह ये बहुत जो जल्द पॉसिबल टाइम होगा उसमें ट्रांसलोकेशन। अच्छा, ये भी कहिएगा क्या बेयर सेंचुरी में रानों के लिए खुसूसी इंतजामात मुकम्मल हो चुके जावेद साहब? अब लॉजिस्टिक जो अरेंजमेंट यहाँ से, जैसे ऑर्डर में एक मेंशन था कि एयर कार्गो के जरिए शिफ्ट किया जाए। जब एयर कार्गो में कोई लाइव एनिमल शिफ्ट होते हैं तो उसके लिए हमें ऑक्सीजन चैम्बर वाले एयरक्राफ्ट देखने पड़ते हैं, तो उसके लिए हम PIA से राब्ते में हैं। अदरवाइज अगर वो अवेलेबल नहीं हो रहे हैं तो हमारे पास ट्रांसलोकेशन थ्रू रोड का भी ऑप्शन मौजूद है। माजी में हमने बियर बेटिंग से जो काफ़ी सारे जब्त शुदा रीछ थे वो भी मुंतकिल किए हैं, तो अगर रोड के जरिए ट्रांसलोकेशन का आ गया ऑप्शन तो वो भी एक्सरसाइज किया जाएगा। तो तीसरा ऑप्शन हम ये भी देख रहे हैं कि जो कराची और इस्लामाबाद के दरमियान पाकिस्तान एयरफोर्स का जो ट्रैफिक होता है, फॉर्मल गवर्नमेंट ऑफ सिंध की तरफ से उनको भी रिक्वेस्ट करने का एक ऑप्शन उस पर गौर किया जा रहा है। सो टू सम अप ये कहें कि जी नहीं, बहुत ज़रूरी है कि रानों को एक सेंचुरी जो है ना वो मुकम्मल उधर मुंतकिल किया जा सके। अब ये बताइएगा, क्योंकि 7 साल तक वो तन्हाई में रही है रानों, तो कोई और रिहेबिलिटेशन प्लान बनाया गया है ख़ास उसके लिए ताकि उसको मज़ीद कोई परेशानी का सामना ना करना पड़े या उसकी सेहत पर कोई असर ना हो? कई सालों से जब ये टेम्परेरी रीजन की स्पीशी ट्रॉपिकल रीजन में स्टेशन थी, एक हाउस थी अंडर कैश कंडीशंस, तो उसके असरात उस पर यकीनन नुमाया है। हम ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं, वी आर होपिंग कि जब ये ट्रांसलोकेशन इसका हो जाएगा तो जो ही बेटर एनवायरमेंटल कंडीशंस इसको मिले, इसका बिहेवियर, इसका हेल्थ कंडीशंस में एक विजिबल चेंज आपको नजर आएगी। ये हमारी नेटिव स्पीशी है, तो कोई ये मुश्किल टास्क नहीं है। हम जो ट्रांसलोकेशन कर रहे होंगे विद इन कंट्री कर रहे होंगे और अकॉर्डिंग टू इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स इंशाल्लाह करेंगे। हमारे नेशनल लेवल के जो
रेशों पर बीयर एक्सपर्ट्स मौजूद हैं, उनके साथ भी कनेक्टिविटी में हैं, तो इंशाल्लाह दिस विल बी हैपनिंग इन अ गुड। लेकिन जावेद साहब ये बड़ा इंपॉर्टेंट है ना कि 7 साल तक वो एक्सपर्ट्स जो हैं, माहिरीन जो हैं, वो कहाँ पर मौजूद थे कि रानों की ये हालत हो गई और अदालत को इंटरवीन करना पड़ा कि उसका ख्याल किया जाए, और उसको आप लोग ख्याल नहीं कर सकते इसलिए उसको इस्लामाबाद मुंतकिल किया जाए। दिस इज़ वेरी वेरी अनफॉर्चुनेट। और अक्सर हम इस तरह की खबरें देख रहे होते हैं कि हमें बैरून मुल्क से जो एक्टिविस्ट हैं, जो एनिमल राइट्स के लिए काम करते हैं, उनको आना पड़ता है और आकर बात करनी पड़ती है उनके राइट्स के लिए। हम इतने बुरे लोग नहीं हैं, हमें सिर्फ उनकी मेंटेनेंस का ही ख्याल रखना है, और अगर हम नहीं ख्याल रख सकते तो इट्स बेटर कि हम उनको अपने पास ना रखें और उस जगह पर भिजवा दें जहाँ जो उनका नेचुरल हैबिटेट है, जो उनका नेचुरल हैबिटेट जहाँ पर उनको कोई मसला नहीं हुआ। तो इतनी ज्यादा वो तकलीफ में रही है कि एक तो वो अपना सर दीवार में मार लेती है और उस चोट के अंदर जो है, उस जख्म के अंदर कीड़े भी पड़ जाते हैं। तो इसके ऊपर सिर्फ अल्लाह, ये वो जानदार हैं जो अपने लिए आवाज नहीं उठा सकते, तो इसके ऊपर हमें बहुत ज्यादा सोचना जरूरी है। इस तरह के केसेस हमें देखने जावेद साहब, थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया आपका। आई होप इस तरह के केसेस दोबारा ना आए, पर काम किया जाए कि जो नहीं बोल सकता उनकी देखभाल करने वाले जो है ना, उनकी सही में देखभाल करेंगे। अच्छा जी, आगे बढ़ते हैं। खैबर पख्तूनख्वा से खबर है जहां पर डेंगू वायरस जो है वो बहुत ज़्यादा सर उठाने लगा है। अब डेंगू के बारे में हमेशा मैं ये कहना शुरू हो गई हूँ कि इसका एक सीज़न होता है कि हर कुछ अरसे के बाद, हर साल कुछ महीने ऐसे आते हैं कि जब डेंगू जो है ना, डेंगू मच्छर वो बहुत ज़्यादा उसकी अफजाइश हो रही होती है, और वो भी हमारी अपनी गलतियों की वजह से कि हम पानी जो है सही तरह से वो निकालते नहीं है, जगह जगह खड़ा हो जाता है और डेंगू मच्छर की अफजाइश हो जाती है। ऐसी सिचुएशन मर्दान से भी हुई जहाँ पर एक मरीज़ जो है वो डेंगू की वजह से इंतकाल करके है, जिसके बाद रवां साल सूबे में डेंगू से जाँ बहक अफराद की तादाद अभी तक 2 हो चुकी। अच्छा, महकमे सेहत ये रिपोर्ट कर रहा है कि इस वक्त मुख्तलिफ अस्पतालों में 46 मरीज जो हैं वो ज़ेर इलाज हैं, जबकि सिर्फ गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान 100 से ज़ायद नए केसेस भी रिपोर्ट हुए हैं। अब रवां साल अब तक डेंगू से मुतासर अफराद की तादाद 3000 से ज़्यादा हो चुकी है, जो कि ज़ाहिर है बहुत ज़्यादा तशवीशनाक है, और अभी ये भी कहा जा रहा है कि शायद ये तादाद बढ़ भी सकती है। वैसे हुकूमत कुछ ना कुछ कर रही है, अब मुख्तलिफ इलाकों में स्प्रे भी करवाया जा रहा है ताकि लोग किसी न किसी हद तक इससे महफूज हो सकें, और अगर कहीं डेंगू मच्छर है, प्रिएम्प्टिव मेजर्स भी लेने चाहिए थे ना। आप रिएक्टिव अप्रोच जब आपकी होगी तो फिर जाहिर है नुकसान तो होगा ही। इस पर बात कर लेते हैं, इस वक्त क्या सिचुएशन है, कितने मरीज रोजाना की बुनियाद पर दाखिल हो रहे हैं या फिर हॉस्पिटल्स में आ रहे हैं। हमारे साथ मौजूद है डॉक्टर अवैस नईम साहब, जो कि मेडिकल डायरेक्टर खैबर टीचिंग अस्पताल पेशावर है। डॉक्टर साहब, थैंक यू सो मच ज्वाइन करने के लिए। सबसे पहले इस सिचुएशन में जानना चाहूँगी KPK में क्या है, और अभी तक कहा जा रहा है कि 2 लोगों की जाने गई हैं, तो ज़रा बताइएगा क्यों इजाफा हो रहा है इतना ज़्यादा डेंगू केसेस में वहाँ पर? इस टाइम पे तो एक्टिव केसेस जो करंटली है वो तकरीबन 222 हैं। रिपोर्टेड हमारी जो टेस्टिंग है वो 3200 समथिंग जो केसेस हैं वो अभी तक रिपोर्ट हुए हैं। ठीक है। और हॉस्पिटलाइज केसेस अराउंड जो डाटा के हिसाब से वो अराउंड 48 to 50 केसेस जो है इस टाइम ट्रीटमेंट हॉस्पिटल। डॉक्टर साहब, मर्दान के हवाले से कहा जा रहा है या उस रीजन के हवाले से कहा जा रहा है कि वहाँ से ज़्यादा केसेस सामने आ रहे हैं और अमवात भी हुई हैं। दिस इज़ वेरी अनफॉर्चुनेट। वहाँ क्यों ज़्यादा प्रॉब्लम देखने में आ रही है मर्दान साइड पर? देखिए, जनरली आपको ये देखना होता है कि आपका कुछ एरियाज यूजली ज़्यादा हिट होते हैं। वजह तो वही होती है कि अगर किसी एरिया में अगर बारिश ज़्यादा हो जाए, पानी की स्टैग्नेशन ज़्यादा हो जाए, ब्रीडिंग ग्राउंड ज़्यादा हो जाए, तो उस एरिया में यूजली क्या होता है कि केसेस बढ़ जाते हैं। डेंगू की एक खास फेटेलिटी है, मतलब आपका अगर हर 100 पेशेंट अगर इन्फेक्ट होता है तो उसमें से 0.5% जो है वो पर्टिकुलरली सीरियस हो जाए तो वो आपके पेशेंट जो हैं वो एक्सपायर हो सकते हैं। तो ओवरऑल आप देखें, हाँ 400 मर्दान जरा ज़्यादा हिट हुआ है, पर अगर ओवरऑल केस फेटेलिटी देखें तो वो अभी भी बहुत लो है। अच्छा डॉक्टर साहब, अभी तक जो खबरें आ रही हैं वो ये कि KP में बहुत ज़्यादा केसेस सामने आ रहे हैं, यानी कि पिछले साल की निस्बत इजाफा हो रहा है डेंगू के केसेस रिपोर्ट होने में। इसकी रीज़न आपको क्या नज़र आती है? क्या प्रिएम्प्टिव मेजर्स नहीं लिए गए थे, और अगर लिए गए थे तो क्या वो नाकाफ़ी थे? जी देखिए, हमेशा आपका एक खास ब्रीडिंग सीजन होता है, कब वो बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है कि किस टाइम पे आपकी बारिशें ज़्यादा हुई हैं, वार्म ह्यूमिड कंडीशन है और जिसमें मच्छरों की नशो नमा ज़्यादा हो जाए। और इलाकों में यूजली क्या होता है कि फिर आपकी डेंगू का अगर नया स्ट्रेन आया होता है, क्योंकि इसके 4 स्ट्रेन हैं, अगर पहले उस इलाके में वो स्ट्रेन नहीं गुजरा तो आपका डेंगू का जो ओवरऑल उस एरिया की हिट होगी वो ज़रा ज़्यादा हो जाएगी। ठीक है, तो यही आप अभी इस टाइम पे देख रहे हैं। अभी इस टाइम पे आपकी बारिशें ज़्यादा हुई हैं, सैलाब वगैरह आए हैं, ठीक है, और ओवरऑल अभी भी जो टेम्परेचर जो आपका है वो वार्म एंड ह्यूमिड ही है। ठीक है, तो आपके जो मच्छरों की नशोनुमा है इस टाइम पे ज़्यादा हो रही है, इस वजह से मच्छरों की नशोनुमा ज़्यादा हो रही है। तो डॉक्टर साहब, एक तो ओवरऑल खैबर पख्तूनख्वा की सूरत हाल ज़ाहिर है वो आप बात भी कर रहे हैं, लेकिन आपका जिस अस्पताल से ताल्लुक़ है खैबर टीचिंग अस्पताल, वहाँ पर मरीजों के लिए क्या खुसूसी इंतजामात किए जा रहे हैं, क्या सूरत हाल है?
देखिए हमारे पास जो पेशेंट लैंड करते हैं वो यूजली सिक ही होते हैं। ज़्यादातर डेंगू पेशेंट जो होते हैं वो यूजली अपने इलाकों में ही एडजस्ट हो जाते हैं। ठीक है, कुछ लोग जो होते हैं 4 to 5% उनको टर्शियरी केयर हॉस्पिटल की तरफ भिजवा दिया जाता है। डेंगू जो है वो इंसान से इंसान को नहीं लगता, मच्छर से लगता है। तो हॉस्पिटल के अंदर जो है हमारा यूजली यही है कि हमारे मेडिकल वार्ड्स हैं, मेडिकल वार्ड्स में हमारे डेडिकेटेड जोन्स हैं कि जहाँ पे हम डेंगू के पेशेंट्स को रखते हैं। और उसके साथ इंपॉर्टेंट ये है कि डेंगू से रिलेटेड जो अद्वियात हो वो आपके पास मौजूद हो, वो सारी की सारी खैबर टीचिंग के अंदर अल्हम्दुलिल्लाह मौजूद है। हम डेंगू के पेशेंट्स को लेकिन जो खबरें जो हम पहले भी बात कर रहे थे, क्योंकि केसेस ज़्यादा रिपोर्ट हो रहे हैं तो मजीद वसाइल की तो ज़रूरत नहीं है इस वक्त केपी में। जनरली जब आपका सर्च आता है तो उस टाइम पे आपके हॉस्पिटल का थोड़ा ओवरफ्लो तो हो जाता है, पर उसको फिर आप एडजस्ट इस तरह करते हैं कि आपके वो पेशेंट जो इलेक्टिव एडमिशंस होते हैं आप उनको कम कर लेते हैं। तो पिछले सालों की तरह इट्स नॉट द फर्स्ट टाइम कि हम डेंगू देख रहे हैं, पर डेंगू का जो सर्च है वो उतना ही है जितना हमने पिछली बार देखा। मतलब इसका टाइम थोड़ा यूजली थोड़ा जल्दी आता था, जुलाई टू सितंबर, इस बार थोड़ा लेट आ गया। दिस इज वेरी अनफॉर्चुनेट कि हर साल हमें पता है कि डेंगू आना है, हर साल हमें ये भी पता है किस सीजन में आना है, और हर साल लोगों की जानें जो हैं वो चली जाती हैं या लोग अफेक्ट हो रहे होते हैं। आपको क्या लगता है डेंगू से बचाव मुमकिन कैसे है? साल ब साल इसके केसेस ज़ाहिर बढ़ भी रहे हैं। जी, बचने की तो वही है कि आपने सब जो चीज़ उसको फैलाती है उसकी परवरिश को कम करना है। तो वो चीज़ तभी हो सकती है कि जब आपके वो ब्रीडिंग जोन्स जो हैं जहाँ पे मॉस्किटोज आपके ब्रीड करते हैं उनको आप कम से कम करें। ठीक है, जहाँ पानी खड़ा हो रहा है, पानी खड़ा ना होने ब्रीडिंग रोक कर ही हम जो है ना बच सकते हैं डेंगू से, जो कि बड़ा ही मुश्किल काम जो है ना अपेरेंटली लग रहा है, क्योंकि बाद में स्प्रेस तो किए जा रहे होते हैं गवर्नमेंट की जानिब से, लेकिन उसका ऐसा कोई असर नहीं हो रहा होता। डेंगू के केसेस फिर भी रिपोर्ट हो रहे होते हैं। बहुत शुक्रिया डॉक्टर अवैस नईम हमारे साथ मौजूद थे और बड़े अच्छे तरीके से उन्होंने एक्सप्लेन कर दिया कि केपी में क्या सिचुएशन है। तमाम लोग महफूज रहें, केपी में रहने वाले हम यही कह सकते हैं और आपको अपडेट कर सकते हैं कि यहाँ पर भी बहुत ज्यादा भाई डेंगू मच्छर केपी में भी है और यहाँ पर भी है। मेरे घर के बाहर कल वो स्प्रे करके गए तो मुझे पता लगा कि भाई यहाँ पर भी मसाइल हैं। तो पानी नहीं खड़ा बट स्टिल जो लार्वा है वो मौजूद होता है मुख्तलिफ जगहों पे और फिर वो ज़ाहिर फैल जाता है। बहरहाल जी, इस पर एहतियात करने की ज़रूरत है। आप सब भी एहतियात करें ताकि डेंगू से बचाव मुमकिन हो सके। अभी हमें एक ब्रेक की तरफ जाना है, ब्रेक से वापस आएंगे, दीगर सेगमेंट से बात करेंगे। हमारे साथ रहिए। ब्रेक के बाद आपको कहेंगे खुश आमदीद, और तमाम देखने वाले जो चाहते हैं कि उनकी इनकम बहुत ज़्यादा बढ़ जाए, अपनी जॉब के साथ साथ वो और भी कुछ काम करना चाहते हैं, या फिर अगर वो जॉब को छोड़कर कम्प्लीटली टर्न करना चाहते हैं डिजिटल की तरफ ताकि वहाँ से कमा सके, तो आपके लिए ये सेगमेंट जो है ना वो बहुत ही फ्रूटफुल होने वाला है। क्योंकि हम जानते हैं कि आजकल का ज़माना जो है वो डिजिटल हो चुका है, दुनिया तेज़ी से ऑनलाइन दुनिया की तरफ जा रही है ताकि वहाँ से कमा सके। और अब कहा जाता है कि वो अमेज़ॉन, शॉपिफाई और इस तरह के जितने भी प्लेटफॉर्म्स थे ना वो पुराने हो चुके हैं। तो व्हाट्स न्यू, आगे क्या नया आ सकता है, ये हमारा आज का टॉपिक होगा। और मुझे तो पता चल गया कि क्या होने वाला है। मुझे लगता था कि इंस्टाग्राम को सिर्फ आप पिक्चर्स लगाने के लिए, वीडियोस लगाने के लिए, इन्फ्लुएंसर बनने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। भाई वहाँ से अब आप कमा भी सकते हैं। वो कैसे कमा सकते हैं ये हमने बात करनी है। इस पे हमने आज बात करनी है। पाकिस्तान में हज़ारों ऐसे स्टूडेंट्स हैं, फ्रीलांसर्स हैं और नौजवान एंटरप्रेन्योर्स हैं जो ई कॉमर्स के जरिए अपनी ज़िंदगी को बदल रहे हैं और आलमी मार्केट में अपना मकाम भी बना रहे हैं। इसी वाले से आज हमारे साथ इसी पर बात करने के लिए एक ऐसा नाम मौजूद है जो ई कॉमर्स इंडस्ट्री में बैनुल-अक़वामी सतह पर पहचाना जाता है। उनका एक नाम है, हमारे इंटरनेशनल हो चुके हैं वो ना, अभी लोकल नहीं है, वो इंटरनेशनल बात करते हैं। कौन है हमारे साथ? हमारे साथ मौजूद हैं ई कॉमर्स एक्सपर्ट मोहम्मद शुएब ज़रीन साहब। वालेकुम सलाम। शुएब साहब ठीक है, खैरियत से? अल्हम्दुलिल्लाह। शुएब साहब, सबसे पहले तो कितना स्कोप है ई कॉमर्स मार्केट का इंटरनेशनली? मैम, सबसे पहले तो ये जानना ज़रूरी है कि ई कॉमर्स होता क्या है। चलें यहीं से शुरू करें। जैसे एक बंदे को बेसिक्स नहीं पता कि ई कॉमर्स क्या है। आप कोई भी चीज़ लोकल मार्केट से ख़रीदें, ठीक है, उसको आप बेशक फेसबुक मार्केट प्लेस पे बेचें या OLX पे बेचें, दराज पे, अमेज़ॉन पे, शॉपिफाई, ये प्लेटफॉर्म्स हैं। ऑनलाइन किसी भी चीज़ को बेचने को हम ई कॉमर्स कहते हैं। अब ई कॉमर्स का 2019 के बाद, कोरोना के बाद आपको पता सारी चीज़ें ऑनलाइन हो गई। ई कॉमर्स बहुत ज़्यादा स्टोर्स पाकिस्तान में स्टार्ट हुए, ऑल ओवर द वर्ल्ड। अमेज़ॉन का बड़ा अच्छा एक क्रेज़ लोगों में जागा। तो अब उन चीज़ों में बहुत सारी सैचुरेशन है और सबसे बड़ा मसला ई कॉमर्स स्टार्ट करने के लिए आपको इन्वेस्टमेंट दरकार है। अगर आपके पास पैसे नहीं हो तो आप प्रोडक्ट कैसे ख़रीदेंगे? फिर प्रोडक्ट की आपने पैकिंग, ब्रांडिंग, उसके बाद आप उसको अगर किसी प्लेटफॉर्म पे लिस्ट करना चाहते हैं, चाहे वो अमेज़ॉन है, चाहे वो शॉपिफाई है, उस पर बेचने के लिए आपको मार्केटिंग चाहिए। अगर आपके पास मार्केटिंग का बजट नहीं है तो नहीं बिकेगी। तो हम लोगों ने इसी चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए एक ऐसा लूप होल फाइंड किया, सोशल मीडिया, इंस्टाग्राम का पॉजिटिव इस्तेमाल करके हम लोग अब तक अल्हम्दुलिल्लाह $20 मिलियन की इन्वेंट्री बेच चुके हैं बग़ैर $1
एड्स पे खर्च किया। मार्केटिंग पे आपने कोई खर्च नहीं हुई? यस, मार्केटिंग पे 1 रुपया हमने खर्च नहीं। आजकल जो सिचुएशन है, कहा जाता है कि जितने का आपका टोटल कैपिटल लगा है उसमें से तकरीबन 50 से 60% आपको मार्केटिंग के लिए रखना चाहिए, अदरवाइज आपका ब्रांड फेल हो जाएगा। आप कह रहे हैं कि ये बिल्कुल आपने इसका बिल्कुल उल्टा राइट ऑफ ऑर्गेनिकली। अच्छा, ये कैसे किया अब आप ये बताइए। अच्छा, सबसे पहले आप अगर देखें तो यूरोप में 200 ऑलमोस्ट मिलियन फीमेल्स हैं। हमारी जो कैटेगरी है, जो चीज़ें हम बेचते हैं, हमारी वुमेन के फैशन आइटम्स, बैग्स, शूज़, वॉचेस, सनीज़, ग्लासेस, और वो चीज़ें हैं जो बहुत ऑलरेडी मार्केटेड हैं। अब वो मैं मिसाल हमेशा देता हूँ कि हमारी अगर एक प्रोडक्ट कचरे के ढेर में भी पड़ी हो ना, तो देखने वाले को उसकी वर्थ का पता है कि इसकी वर्थ क्या है। हमने सिर्फ वो दिखानी है, हमने वो लिस्ट करनी है, कस्टमर ने खुद आना है। अब सारा ये जो प्रोसेस है, शॉप की क्रिएशन, हम जो प्लेटफॉर्म यूज़ करते हैं वो इंस्टाग्राम। अब यूएसए में आपको पता है फैशन लवर्स तो बहुत ज़्यादा हैं। अब आपकी 600 मिलियन यूज़र्स हैं सिर्फ ऑस्ट्रेलिया में जो इंस्टाग्राम यूज़र्स हैं, और 95 मिलियन आपकी यूएसए की हैं, और ऑल ओवर द अगर आप वर्ल्ड देखें तो 2 बिलियन यूज़र्स हैं इंस्टाग्राम पे। हमारी जो नीश है, जो कैटेगरी है, चूँकि इसमें 95% वुमेन आइटम्स हैं, मर्दों के सिर्फ हमारे पास कुछ वॉचेस अवेलेबल होती हैं और कुछ शूज़ वगैरह हमारे पास अवेलेबल होते हैं। बट स्टिल यू नीड कैपिटल उन तमाम चीज़ों के लिए, उन ब्रांड्स के लिए या उस मटीरियल के लिए जो आपको सेल करनी है। देखिए, कैपिटल हमने लगा दी, ओके, बीइंग अ कंपनी हमने एक सेटअप कर दिया है। हमारे साथ जो बंदा आके एफिलिएट होता है, जो हमारी प्रोडक्ट्स को आगे सेल करता है, उसके लिए पेमेंट गेटवेज की कोई टेंशन नहीं है, उसे कोई कैपिटल की ज़रूरत नहीं है। इवन कि उसको 1 मंथ की हम ट्रेनिंग भी देते हैं, उसमें पूरा गाइड करते हैं कि उसके एल्गोरिथम को कैसे आपने ट्रेन करना है, शॉप क्रिएशन कैसे करनी है, इवन के शॉप पे आपने पिक्चर्स या वीडियोस। एफिलिएट मार्केटिंग की बात कर रहे हैं जी, जो जिसमें उसको परसेंटेज कुछ मिलती है। यस, परसेंटेज मिलती है। और परसेंटेज अगर आप देखें, इन परसेंटेज में क्या बताऊँ, 15,000 मिनिमम से लेकर 100 के 1 लाख रुपए तक आप एक प्रोडक्ट बेचते हैं तो आपको कमीशन मिलता है। तो लोग नॉर्मली वैसे गलती क्या कर रहे होते हैं जब कोई अपनी प्रोडक्ट सेल करने के लिए वो मार्केटिंग ये कर रहे होते हैं, इनके साथ एफिलिएट मार्केटर नहीं बन रहे। अगर मैं बनना चाहूँ तो मैं बन सकती हूँ आपके साथ। यही तो बात है ना। देखिए, एक बंदे के पास बजट नहीं है, मैं कह रहा हूँ, कम पढ़ा लिखा है, वो जॉब कर रहा है, पार्ट टाइम काम करना चाहता है, फुल टाइम नहीं दे सकता, वो एक्सपर्ट नहीं है। पहली बात तो आपको उस प्लेटफॉर्म का एक्सपर्ट होना पड़ता है। अगर आप ठीक है किसी को हायर कर लेंगे, शॉपिफाई का स्टोर बनवा लेंगे, वेबसाइट बनवा लेंगे, आपको एक एक्सपर्ट मार्केटर चाहिए जो आपके लिए या फेसबुक के या टिकटॉक के या स्नैपचैट के या गूगल के एड्स रन करेगा। अगर आपका मार्केटिंग अच्छी नहीं होगी तो चीज़ बिकेगी नहीं। एग्जैक्टली, मैं इसीलिए मैं ये सवाल करी थी, क्योंकि बहुत सारे लोग पैसा भी बहुत ज़्यादा लगाते थे मार्केटिंग पे, अगेन उनकी चीज़ वो चल नहीं पा रही। मैम देखें, 99% बिजनेसेस फेल होते हैं, ये रिसर्च है कि 100 में से सिर्फ 1% जो न्यू बिजनेसेस हैं वो कामयाब होते हैं, बाकी 99% फेल होते हैं। अब वो 1% बड़ा कंसिस्टेंट रहता है, उसका बड़ा अच्छा पास्ट एक्सपीरियंस रहता है। आप उस 1% से पूछें तो उसकी बड़ी प्रोडक्ट्स पीछे फेल हुई भी होती हैं। ये नहीं होती कि आपने पहली प्रोडक्ट लॉन्च की और आप पास हो गए और वो एकदम जो है चल पड़ी, ऐसा नहीं होता। चलें, करना क्या है, कहाँ से आगाज़ करना है? कोई करना चाह रहा है आपकी कोई तरह, करना चाह रहा है, क्या करें? हमारे साथ अगर कोई ज्वाइन होता है, हमारी 1 मंथ की ट्रेनिंग है, वो उसमें टोटल 4 क्लासेज हैं, वीकली 1 क्लास होती है, 6 दिन हम आपको टास्क देते हैं। आपको पता है कोर्सेज की बहुत ज़्यादा अच्छी ना रिपोर्ट आती नहीं है वैसे। बिल्कुल आती नहीं है, मैं मानता हूँ, लेकिन इसमें और बाकी में डिफरेंस मैं आपको बता देता हूँ। देखें, अगर हम लोग आपको सिखा के छोड़ देंगे, लेट्स सपोज हम सिखा के छोड़ देंगे, तो आप हमारी चीज़ें नहीं बेचेंगे तो हमें फ़ायदा क्या हुआ सिखाने का? अच्छा, आप ये कह रहे हैं आपके साथ जुड़ने के लिए पहले आपको आप लोग क्लासेस दे? देखिए, हाँ, हमारी अच्छा, कोई आपके बगैर अगर काम करना चाह रहा है वो कहाँ से स्टार्ट कर सकता है? इंस्टाग्राम को कैसे यूज़ कर सकता है, उसके बारे में बताइए। देखें, वो तो फिर चाइना से ड्रॉपशिप करेगा। ठीक है। देखिए, फिर भी सप्लायर चाहिए, आपको एक लेजिट सप्लायर चाहिए जिसके पास इंटरनेशनल पेमेंट गेटवेज हों। अब मैं पेपाल भी प्रोवाइड करता हूँ, वेनमो भी प्रोवाइड करता हूँ, जेल भी प्रोवाइड करता हूँ, कैश ऐप। कस्टमर कहीं से आ रहा है, चाहे वो ऑस्ट्रेलिया से है, चाहे वो यूएसए से है, कनाडा से है, जहाँ से भी है, उससे पेमेंट लेना मेरी जिम्मेदारी। और जो हमारा जो टीम मेंबर जिस चीज़ को बेच रहा है उसकी पैकिंग, इवन कि हम कस्टमर को पहले उसकी वीडियो दिखाते हैं, जब तक वो अप्रूव नहीं करता हम प्रोडक्ट शिप नहीं करते। चले, गवर्नमेंट लेवल पे क्या हो सकता है, क्या ज़रूरत है हुकूमतों को, हमारी गवर्नमेंट को ऐसा कुछ करे कि ई कॉमर्स को हम इसको मजीद बढ़ा सकें? देखिए, हमारा दौर चल रहा है स्किल का। अब आजकल जो पेरेंट्स की मेंटालिटी है वो एजुकेशन की तरफ बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा फोर्स कर रहे हैं। स्किल्स अगर अपने बच्चों को सिखाई जाए, गवर्नमेंट तो बड़ी अच्छे अच्छे प्लेटफॉर्म्स है जहाँ पे फ्री सिखा रही है, बहुत से ऐसे प्लेटफॉर्म पाकिस्तान में जो फ्री सिखा रहे हैं। अब मसला ये है कि जब फ्री की होती है तो उस चीज़ की कोई वैल्यू नहीं होती है, लोग टाइम नहीं देते, क्लासेस गुजर जाती हैं, सेशंस ख़त्म हो जाते हैं और वो लोग जो है ना उनके गवर्नमेंट से भी कुछ नहीं चाहिए। गवर्नमेंट से कुछ भी नहीं चाहिए। आपको खुद कंसिस्टेंट होना है, आपको जिम्मेदारी लेनी है,
आप जब जिम्मेदार होंगे। गवर्नमेंट भी जब खुद से रिस्पॉन्सिबिलिटी लेती है ना तो वो जो प्रोजेक्ट्स है ना वो कामयाब भी डेफिनेटली हो जाते हैं। लेकिन बड़ा अच्छा आपने अभी तक गाइड किया तमाम देखने वालों को कि इंस्टाग्राम को भी इस्तेमाल किया जा सकता है अगर आप ई कॉमर्स का बिजनेस करना चाहते हैं। और जैसा कि हमें शुएब ने बताया, उनकी मार्केट जो है वो लोकल मार्केट नहीं, इंटरनेशनल मार्केट है, और इंटरनेशनल मार्केट में आपके पास अपॉर्चुनिटीज़ और भी बहुत ज़्यादा होती हैं। शुएब, थैंक यू सो मच अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करने के लिए। जनाब, हमने कुछ नए अपॉर्चुनिटीज़ भी आपके सामने रखी हैं। इससे पहले हमने ख़वातीन के लिए अपॉर्चुनिटीज़ की बात की थी कि वो कहाँ पर जा सकती हैं, और इसके अलावा वो तमाम लोग जो ई कॉमर्स का काम करना चाहते हैं उनके लिए भी हमने कुछ गाइडेंस आज के शो में आपके सामने रखी है। आई होप आप लोगों की कुछ मदद हुई होगी, रहनुमाई हुई होगी। अब हमें इजाज़त दीजिए क्योंकि वक्त हो चुका है ख़त्म। आपसे करेंगे दोबारा मुलाकात। अपने दिन को अच्छे से एंजॉय कीजिए। हमें इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।